नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश में कोरोना महामारी जिस प्रकार पैर पसार चुकी है, आप और हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, और इस बीच लगातार मोदी सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड जितने भी मामले हों, चाहे दवाइयों का मामला हो, ऑक्सीजन गैस की बात हो, हर जगह देखिए कहीं ना कहीं ये बात तो आती है कि सरकार इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी, या सरकार की तैयारियां इतनी कमजोर थी कि आज देश इससे दो चार हो रहा है, देश लाचार है। और बहुत सारे ऐसे भयावह मंजर, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग लगातार देख रहे थे कि अलग अलग शमशानों में, कब्रिस्तानों में लोग लाइनें लगाए हुए हैं अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा कल 2-3 दिनों से गंगा के किनारे रेत पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वहां भी लाशें दफनाई गई हैं। तो गंगा के किनारे रेत या बालू जो कहें, वहां पर भी अगर लोगों को दफनाया जा रहा हो, और उसके अलावा शमशान घाट में जाएं या कब्रिस्तान में जाएं, वहां भी लाइनें लगी हों, तो क्या कहा जाए। इसमें आलोचना तो सरकार की होगी ही, चाहे देश हो, विदेश हो, मीडिया हो, हर जगह सरकार की आलोचना हो रही है। और इस आलोचना से सरकार आखिर इतना क्यों डरी हुई है, इस पर हम सवाल कर रहे हैं। इसी बीच एक पोस्टर दिल्ली में काफी चर्चा में है। ये पोस्टर अभी 2 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगहों पे लगाया गया, और इस पोस्टर में लिखा था कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। वैक्सीन की बात यहां इसलिए आ रही, देखिए पिक्चर में आप देख रहे होंगे हमारे सेकंड उसमें विंडो में, कि वैक्सीन की बात इसलिए क्योंकि लगातार कह रही है सरकार कि इस महामारी से बचना है तो वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन को लेकर के आप याद कीजिए कि आप जब भी किसी को फोन लगाते हैं तो कॉलर ट्यून में वैक्सीन की बात आती है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो वैक्सीन लगाने के लिए आप एक तरफ लोगों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाने जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है कि इस वैक्सीन से अगर इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है तो वैक्सीन तो लगानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन की कमी हो गई है। लोग वहां भी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कुछ पोस्टर्स लगाए गए दिल्ली की सड़कों पे, और यह कहा गया कि मोदी जी, पूछा गया कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। ये जो आप देख रहे हैं, मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस पोस्टर के बाद से दिल्ली में कई गिरफ्तारियां हो गई, 25 एफआईआर दर्ज किए गए, और इसमें कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 25 एफआईआर दर्ज, और उसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी। और इतना ही नहीं, दिल्ली की अलग अलग जगहों पे जहां जहां ये पोस्टर दिखाई दिए, उनमें से कुछ जो खास जगह है उसका जिक्र करना जरूरी है। दिल्ली के खजूरी, फिर कल्याणपुरी, फिर दयालपुर, भजनपुरा, मंगोलपुरी, पुरानी दिल्ली, खयाला, फिर मोती नगर, कीर्ति नगर, मंगोलपुरी, निहाल विहार, रोहिणी और एमएस पार्क में ये पोस्टर देखे गए। पोस्टर देख लीजिए, जैसा कि आपको दिखा रही, ये देखिए, ये जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पोस्टर में ये बैनर है, इस बैनर में इसे टांगा गया है, लेकिन पुलिस वाले इसे हटाने की कोशिश कर रहा है, एक पुलिस वाला। तो ये साफ है कि सरकार, इसी से हम पूछ रहे हैं कि आखिर इस पोस्टर से सरकार इतनी क्यों डर गई कि आखिर गिरफ्तारियां करनी पड़ गई। इसके साथ साथ हुआ ऐसा कि कांग्रेस ने अपने डीपी को चेंज किया है, और डीपी में भी इसी पोस्टर का जिक्र है कि मोदी जी, आपने बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। और जब 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो सब लोग ये लिख रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो। तो दोस्तों, आज इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी डरी हुई क्यों है मोदी सरकार, आखिर क्या कारण है कि एक पोस्टर से मोदी सरकार डर गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए इस दोनों से आपका परिचय करवाऊं। सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप परिचित हैं प्रशांत जी से, और प्रशांत जी को 7:25 पे जाना है, इसलिए कार्यक्रम हम 5 मिनट पहले हमने शुरुआत इसके कर दी है, ताकि इनके जो विचार हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने डीपी को आज चेंज किया है, तो इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। ट्विटर हैंडल पर सबसे पहले मैंने देखा कि इनका ही इनकी जो डीपी है वो चेंज दिखाई दी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कांग्रेस के तमाम लोग दिखाई दिए डीपी चेंज करते हुए। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगी, साधना भारती, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे दूसरे साथी, ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सभी का जो अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सवाल हम यही कर रहे हैं कि इतनी डरी हुई क्यों है मोदी सरकार।
ये सवाल इसलिए क्योंकि एक पोस्टर, जो काले रंग के पोस्टर पर सफेद में लिखा हुआ है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस पोस्टर से आखिर वैक्सीन जो है वो देखिए येलो कलर में है, जबकि गोल्डन कलर में, जबकि बाकी काले पर सफेद। तो ये काला सफेद बहुत कुछ कहता है। सीधे आना चाहूंगा सवालों के साथ में। प्रशांत जी, आपके पास काला सफेद, उस पर एक टीका दिखाई दे रहा है, वैक्सीन। ऐसे भी वैक्सीन को टीका ही कहते हैं। ये वैक्सीन जो है ये आखिर राजनीति के, सियासत के केंद्र में इस ढंग से आ जाएगी कि आज इसके पोस्टर पे ये डिमांड तो होनी ही चाहिए कि वैक्सीन मुझे चाहिए। अगर ये ना बोला जाए कि आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, अगर ये भी पूछा जाए कि हमारी वैक्सीन कहां है, तो भी एक सवाल तो बनता ही है। क्योंकि लाइन में लगे हुए लोग अगर अपनी वैक्सीन का, अगर जो पहली डोज ले लिए, दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, वो भी ये सवाल तो सरकार से पूछने के हकदार तो हैं ही ना कि आखिर हमारी वैक्सीन गई कहां। क्या कहेंगे प्रशांत जी और पूरे घटनाक्रम पे? जी देखिए, मैं 3 मुख्तसर सी बातें कहता हूं। एक तो ये कि मैंने सुबह 6:45 बजे लगभग ये डीपी अपना चेंज किया, और इसलिए चेंज किया कि आवाज दूर तक जाए। वो बात है, वो कारण है अभिव्यक्ति की आजादी का। आप सरकार से सहमत हो, असहमत हो, आपको अपनी बात कहने का हक, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे पोस्टर लगाकर। और आपके वीडियो में जो तस्वीर दिख रही है, एक पुलिस वाला इसको, पोस्टर को उतारने की कोशिश कर रहा है। आप कहते हैं दिल्ली पुलिस को कि देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस है। ये देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस इस काम के लिए है कि वो पोस्टर हटाए। और ये जो करतूत है, करतूत ही कहूंगा इसको मैं, ये करतूत आपको दिखती है मिलिट्री शासन के देशों में। चाइना में आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे, उनका जो भी सोशल मीडिया है, उसमें अगर तियानमेन स्क्वायर का नाम भी लिख देंगे तो, या डेमोक्रेसी भी लिख देंगे तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी। तो ये क्या हम उस दिशा में चले गए हैं कि इतना इनटॉलरेंस है कि पोस्टर से इतनी, जिसको आप 56 इंच वगैरह कहते हैं, वो आप हिल गए। एक बात। दूसरी बात, जो इस पोस्टर में बात कही गई है, ये इतना रिएक्शन क्यों हो रहा है? इस पोस्टर में जो बात कही गई है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया, ये अक्षरशः सही है। देखिए, अगर हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक चल रहा होता तो इतने लोग सेकेंड वेव में नहीं मरते। ये बात भी सही है कि बहुत से लोगों की डेथ हुई है जिनको वैक्सीन लगा था, लेकिन दूसरी एक संख्या है कि बहुत से लोग कोरोना के से इन्फेक्ट होकर बच भी गए हैं, और बहुत बड़ी संख्या है जिनको वैक्सीन लगा हुआ था। तो वैक्सीनेशन हमारा अभी 3% भी नहीं हुआ है। दिल्ली जैसे प्रदेश में 10%, जो सरकार का दावा है कि लगभग 10% हुआ है। और आपको जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, देखिए, हर्ड इम्यूनिटी करने के लिए, बनाने के लिए पूरी दुनिया की सरकारें 60%, 70% चल रही हैं। जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, इस रफ्तार से 70% में, टीका लगाने में 3.5 साल लगेंगे। ये 3.5 साल में कोरोना वायरस कितने रूप बदल कर आएगा, सेकेंड वेव में, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, और हमारी बड़ी जनसंख्या बिना वैक्सीनेशन की होगी, और वो सीधे सीधे मौत के मुंह में होगी। और इस पोस्टर की जो बात है, आप देखिए, 93 देशों को हमने वैक्सीन, भारत ने भेज दिया। उन 93 देशों में 60% वो देश है जिनमें भारत से कम केसेस हैं, और उसमें भी बहुत सारे जो पर लाख जो डेथ्स है वो बहुत कम है। तो आपने ऐसे देशों को वैक्सीन, ठीक है, अगर हमारे पास इफरात है, हम अपने पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, ठीक है, एक इंसानियत के तौर पे हमारा दायित्व है कि हम दूसरे देशों की मदद करें, लेकिन अपने देश के लोगों को मौत के मुंह में डाल के नहीं। तो ये जो पोस्टर में बात लिखी हुई है,
कि आपने 93 देशों को इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन भेज दिया, और वो भी ऐसे देशों को भेज दिया जिसमें अधिकांश वो देश है जिनका कोरोना से डेथ और केसेस भारत से कम है। 60% ऐसे देश है। तो जो वैक्सीन में लिखी हुई बात है वो सच है, और ये इस तरीके से उसको लेकर रिएक्ट करना बहुत ही अजीब है। और ठीक है, राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने उन्होंने बड़ा एक बोल्ड ट्वीट किया है कि मुझे गिरफ्तार करो। 25 लोग गिरफ्तार कर लिया, जिसमें रिक्शे वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला है। ये आप कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे आप अभी अपने शुरुआत में भूमिका में बता रहे थे कि शमशानों में जगह नहीं है, अस्पतालों में नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। ये पुलिस को और आप ऐसे कामों में लगाएंगे जो लोगों की जान बचाने के काम में हो, कि आप इस काम में लगाएंगे जो दिख रहा है कि वो कूद कूद के पुलिस वाला जो है वो पोस्टर उतारने की कोशिश कर रहा है। ये दिल्ली पुलिस का ये काम है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपके पास फिर से आना चाहूंगा, और हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन साधना भाटी। साधना जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतनी डरी हुई क्यों है मोदी सरकार, ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि एक पोस्टर जो है उसके कारण जो दिल्ली के कुछ गलियों में हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, और उस पोस्टर का में जो लिखा गया है वो यही है कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दिया। तो इसके जवाब में 25 एफआईआर दर्ज की जाती हैं और गिरफ्तारियां होती हैं। और जैसा भी प्रशांत जी बता भी रहे थे कि उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं जो रिक्शे वाले हैं, जो लोअर क्लास के हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस पेंडेमिक समय में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल भर से खासकर दिहाड़ी मजदूरों की हालत कैसी हो गई है। ऐसे में प्रशांत टंडन जी स्पेशली इन्होंने सुबह 7 बजे अपने डीपी को भी चेंज किया था, और अभी हम उनके डीपी को भी दिखा रहे थे ट्विटर हैंडल पे। इन्होंने भी कि अगर यही अपराध है कि एक पोस्टर के जरिए हम अपनी मांग को सामने रखें तो आप गिरफ्तारियां करोगे, तो हम भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इस बीच राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और साधना जी, आपका भी ट्विटर हैंडल को हमने देखा कि आपने भी बदल दिया है। सबने, खासकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल को पे जो डीपी है उसको बदल करके और वहां पे इस बात को चस्पा किया है कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दी। सवाल यही है कि क्या साधना जी ये कैंपेन है बीजेपी के अगेंस्ट, मोदी सरकार के अगेंस्ट, जिसको आप लोगों ने अभी घोषित रूप से कहें तो आप लोगों ने ही चलाया है, या कुछ और है? या इस पैंडेमिक समय में, इस महामारी के समय में क्या कांग्रेस जिस प्रकार खासकर यूथ कांग्रेस को हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार बाहर निकलकर मदद कर रही है, हालांकि वो भी अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि पुलिस के सवालों से जूझती हुई नजर आई, खासकर श्रीनिवासन बी जो हैं वो जूझते हुए नजर आए। तो आप क्या कहेंगे ओवरऑल? 2 सवाल आपके सामने सीधा रख रहा हूं। पहला सवाल ये कि इस पोस्टर को आप लोगों ने डीपी क्यों बनाया है, पहला सीधा सिंपल सवाल। दूसरा सवाल ये कि मददगारों को लेकर के मोदी सरकार का जो रवैया है, उस रवैये में आप लोग भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए हैं, और खासकर श्रीनिवासन को हमने देखा, श्रीनिवास बीवी को हमने देखा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक ऑन नहीं है आपका। माइक ऑन कर लीजिए। नहीं हो पा रहा है शायद। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा साधना जी के माइक को चेक कीजिए। तब तक आना चाहूंगा एक छोटे से सवाल के साथ अमलेंदु जी आपके पास, जब तक साधना जी की माइक जो है, आवाज जो है हम तक आए। लेकिन सवाल यही है अमलेंदु जी कि आखिर इस एक छोटी सी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, जबकि सरकार, बिहार आप याद कीजिए, बिहार में जब बीजेपी उस समय चुनाव के समय में गई थी तो कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम फ्री में वैक्सीन देंगे। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी गई और कही कि सरकार बनाने के लिए अगर आप हमको मौका देंगे तो हम आपको फ्री में वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन पे राजनीति बीजेपी करती हुई नजर आई, लेकिन इस देश में जब वैक्सीन की जरूरत है और उस समय वैक्सीन की जब कमी हो गई है, और यह भी है कि इस बीच देश को वैक्सीन बाहर भेजना भी पड़ा, और बहुत ही गर्व से कहा जा रहा था कि हमने अपने देश में ही नहीं कि विदेशों में भी हमने इसकी मदद की है और लोगों को वैक्सीन पहुंचाई है। तो ऐसे में आखिर
इससे नाराजगी क्यों होनी चाहिए मोदी सरकार को कि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि हर तानाशाह जो होता है वो डरपोक बहुत होता है और सवालों से डरा करता है, और खासतौर से जब जनता सवाल करती है तब तो उसका डर जो निकल के और सामने आ जाता है। और जब जब तानाशाह डरता है वो पुलिस को आगे करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुल मिला की चीजें हैं वो तानाशाही की तरफ ही जा रही हैं, और तानाशाह का डर जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी कोई तानाशाह होंगे या बनना चाहते होंगे, या उनकी दिली इच्छा होगी कि वो तानाशाह बने। मुझे लगता है कि वो एक इतिहास में एक इतिहास पुरुष के रूप में दर्ज होना चाहते होंगे, लेकिन उनके आसपास जो सब कॉकस है, जो घेरा है, जिस तरीके के लोगों ने उनको घेरा हुआ है, वो सब जरूर उनको तानाशाह बना के रखना चाहते हैं और तानाशाह की छवि ही उनकी बनाए रखना चाहते हैं। उनका जितना आईटी सेल, उनकी जितने सहयोगी, उनके जितने समर्थक, उनके जितने सुझाव देने वाले, सब उनको एक तानाशाह के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। और वो 56 इंच का सीना है, वो एक जननायक ना होकर के तानाशाह का 56 इंच का सीना जो दिखाई पड़ता है कुल मिलाकर। आपका 56 इंच का सीना पाकिस्तान के लिए हो सकता है, चीन के लिए हो सकता है, इजराइल के लिए हो सकता है, जो बाइडेन को डराइए, ट्रंप को डराइए, लेकिन अगर ये 56 इंच का सीना अगर आपकी अपनी जनता को डराने के लिए है तो इस 56 इंच के सीने पर धिक्कार है, और जनता इसको धिक्कारती है। तो ये जनता का धिक्कार जो यही सामने निकल करके आ रहा है, और इसीलिए मोदी जी की पुलिस जो है और मोदी जी के लोग जो है वो घबराए हुए कि जनता जो अब धिक्कार को उतर आई है, जनता इनको धिक्कार रही है कुल मिलाकर के। मुझे जो लगता है वो कुल मिला के यही है। हालांकि मैं समझता हूं अभी भी कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि खराब हो, और मगर उनके लोग जो है उनकी छवि खराब करने पर तुले रहते हैं। मोदी जी बहुत विनम्र आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, बार बार कहते हैं कि उनसे सवाल पूछे जाएं, उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, जनता के बीच आने को तैयार है, उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको चौराहे पे मारो। ये सारी बातें मोदी जी कहते हैं, कोई और नहीं कहता है। मगर जो उनके जो सब चीज संभालने वाले लोग हैं वो मुझे लगता है बहुत नालायक किस्म के लोग हैं, और सब जो अंदर अंदर मोदी जी से जलते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मोदी जी को बदनाम करने के लिए जो इस तरह की सारी हरकतें को मिला के कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है। मोदी जी बहरहाल बहुत अच्छे आदमी। जी राजीव जी, आप सारी बातें कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है। खैर ठीक है, सीधे आना चाहूंगा साधना जी आपके पास। अब शायद आवाज आपकी ठीक हो गई हो। जी। सवाल वही है जो सवाल इससे पहले मैं कर रहा था, उसी सवाल का जवाब चाहूंगा कि आखिर ये जो पोस्टर वार है और इसको लेकर के इतनी डरी क्यों है मोदी सरकार, और खासकर इस पेंडेमिक समय में, इस महामारी के समय में, जब ये पूछा ही जाएगा कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं कहां हैं, लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, तमाम जगहों पे हर तरह कमी है। इसके बाद जब वैक्सीन, जिससे कि एक ये उम्मीद जगी है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आप बच सकते हैं, आपके के ऊपर बीमारी जो है वो ज्यादा असर नहीं डालेगी, और वैसे में अगर देश से वैक्सीन बाहर भेज दिया जाए तो ये सवाल तो उठेगा ही। क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कैंपेन मात्र नहीं है राजीव जी, ये बात मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ। आज जो स्थिति देश की है वो बहुत भयावह है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा मैया के तट पर शवों का ढेर लगा हुआ है। मतलब ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते थे, तथाकथित ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार, और मैं तो कहती हूँ झूठे ठेकेदार, जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा था, आज उनसे सवाल है कि आज क्यों, कहाँ चले गए बजरंग दल, कहाँ चली गई विश्व हिंदू परिषद? क्यों नहीं एक जो अंतिम विदाई हिंदू धर्म में बहुत सम्मानजनक तरीके से हम देते थे, वो विदाई तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। अधजली लाशें गंगा मैया के तट पर है, और गंगा पुत्र अपने आप को बतवाले नरेंद्र मोदी जी कहां सो रहे हैं भाई इनकी सरकार? कम से कम अब तो अहंकार की जो इनकी नींद है, जिसमें मदमस्त होकर ये सरकार सो रही है और एक तरफ जनता खून के आंसू रो रही है, तो अब तो जाग जाना चाहिए। ये समय है जागने का, और उन्हें जगाने के लिए हमने मात्र कैंपेन नहीं चलाई, ये जनता की आवाज है राजीव जी। शमशान के बाहर लाइनें लगी हैं, अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं, लगातार देश की स्थिति भयावह होती जा रही है, और ये कोई अप्रत्याशित नहीं थी लहर, ये सबको पता था कि आनी है। चाहे वो सेरो सर्वेज हो, चाहे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो 123वीं रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें 40 बार ऑक्सीजन का जिक्र किया गया। एम्पावर्ड ग्रुप जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए, उसने बार बार ये चेताने का काम किया कि आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, और उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर सुझाव भी दिए और चेताने का काम भी सरकार को किया। लेकिन क्या है कि इस मोदी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है, और आज यही प्रश्न पूछना चाहती हूं। आज जैसे मोहन भागवत जी का बयान आ गया,
अब आप बयान देने का काम कर रहे हैं जिस समय स्थिति भयावह हो गई। और अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है तो मैं मानती हूं, लेकिन जनता की लापरवाही को नहीं जोड़ा जा सकता। कारण ये क्योंकि मोदी सरकार ने जब कहा कि ताली थाली बजाओ तो जनता ने ताली थाली बजाई। मोदी सरकार ने कहा कि 9:09 पर दिया बाती जलाओ तो जनता ने दिया बाती जलाई। आपने मास्क सैनिटाइजर पर जीएसटी लगा दी उस समय जब महंगाई की मार तो थी, लॉकडाउन चल रहा था, प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है राजीव जी कि पिछले साल भी जब कोरोना का कहर बढ़ा तब बजवाकर थाली मोदी जी उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और मोदी जी तब भी अपनी मन की बात सुनाते रहे। 20 लाख करोड़ का रोज 4 बजे धारावाहिक चलाते रहे, लेकिन 1 रुपया जनता की जेब तक नहीं पहुंचा। और अब जब फिर से कोरोना की दूसरी लहर भयावह होकर सामने आई है, मैं इस समय पर मध्य प्रदेश के बालाघाट के खैरलांजी गांव में हूं। आप देखिए गांव गांव में पैर पसार चुका है कोरोना। हर घर में किसी ना किसी को बुखार है, हर घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब है, सुविधाओं की कमी है। हमारे यहाँ पे भाजपा के सांसद है वो तो गायब नजर आते हैं, उनकी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए लोग आज तांता लगाकर खड़े हुए हैं कि कब जाए इनके खिलाफ तो एफआईआर करनी चाहिए। आज ये स्थिति भयावह है और इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनावोत्सव करा रहे थे, उसके बाद कुंभोत्सव करा रहे थे, फिर आईपीएल करा रहे थे, और जब ये सब निबट गया तो उसके बाद सेंट्रल विस्ता में 13,500 करोड़ रुपए का मोदी महल बनवाने का काम कर रहे हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि आपने विदेशों में जाकर वैक्सीन एक्सपोर्ट करा दी, आपने वैक्सीन नहीं बल्कि और भी चीजों का आपने एक्सपोर्ट कराने का काम किया जो कि देश के लिए जरूरी थी। तो आज ये जरूरी है कि हम मोदी सरकार जागे और हम मांग करते हैं कि सेंट्रल विस्ता को रद्द करके और उस पैसे को जनता की जरूरी चीजों के लिए उसमें लागत लगनी चाहिए उस पैसे की, और उनमें निर्बाध आपूर्ति, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वैक्सीनेशन हो, बेड्स हो, और खासकर एम्बुलेंस जो राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में धूले फांक रही थी, उन एम्बुलेंस पर मैं आपको बता दूं 28% जीएसटी लगाई हुई है। ऐसे समय में जब जनता कोरोना की मार झेल रही है, मोदी मार झेल रही है और अब जीएसटी की मार झेल रही है, वैक्सीन पर 5% जीएसटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की जीएसटी, आप एम्बुलेंस पर 28% की जीएसटी लगा रहे हैं, सैनिटाइजर, पीपीई किट, मास्क पर आप 18% की जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये तो जनता के साथ सरासर नाइंसाफी है। और अब आरएसएस का ये कहना, और मैं पूछती हूँ अब भेज रहे हैं श्रीनिवास जी इतनी मदद करने का काम कर रहे हैं यूथ कांग्रेस से, केवल कोई एक दल नहीं बल्कि हर दल का व्यक्ति उन तक अप्रोच करता है कि किसी तरह मदद पहुंच जाए, और वो जितना हो सकता है मदद पहुंचाने का काम भी करते हैं, परंतु उनसे पूछताछ, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। रेड राज हो गया है। और अब आरएसएस के कच्चाधारी अब कह रहे हैं कि अब हम कैंप लगवाएंगे। तो अब ये कैंप लगवाएंगे तो इनके पास वैक्सीनेशन कहां से आ रही है? क्योंकि मेरी उम्र भी 18 से ऊपर की है, अब मुझे भी वैक्सीनेशन चाहिए। मैं तो ऑनलाइन ट्राई कर करके थक गई राजीव जी, स्लॉट खाली नहीं मिलता। अब पता लगता है कि वैक्सीनेशन है ही नहीं, उसकी तो आपूर्ति चाहिए। अब आपूर्ति करने का काम करेगा कौन? नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो तो मन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब मन की बात छोड़कर जन की बात करने की आवश्यकता है। और जो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए फंड इन्होंने जो घोषणा करी थी उसमें से मात्र 44 रुपए खर्च हुए हैं, तो 31,000 करोड़ रुपए की और लागत लगाइए और कीजिए जो जनता की जरूरत है उनको पूरा। नहीं तो ये अभी ये कैंपेन नहीं चल रहा, ये जनता आवेश में है, दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि इन्होंने तो चुनाव करा लिया, देश की जनता को दांव पर लगा दिया, लेकिन उससे देश के हिस्से में क्या आया? उससे देश के हिस्से में आया रोज 4 लाख नए मरीज पैदा करने वाला भारत, उससे हिस्से में आया शमशान में धू धू कर कर जलता हुआ भारत, उससे हिस्से में आया वैक्सीनेशन, बेड, एम्बुलेंस के लिए रोता और तड़पता और बिलखता भारत। तो हमें ऐसा नया भारत नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो ये सरकार आपदा में अवसर सरकार है, या आपदा में अवसर ढूंढते हैं और हम आपदा में अपनों का साथ दे रहे हैं। देखिए राजीव जी, सीधी सीधी बात है, 2 तरह की विचारधाराएं आज भी काम कर रही हैं देश में। एक तरफ है गॉडसेवादी विचारधारा जो तोड़ने का काम करती है, और दूसरी तरफ हमारी गांधीवादी विचारधारा है जो जोड़ने का काम कर रही है। तो हम अपनी गांधीवादी तरीके से उस कैंपेन को चला रहे हैं और हम उसको आगे भी चलाएंगे, और हम चाहते हैं कि जनता इससे जुड़े ताकि मोदी सरकार की आंखें खुले और मन की बात छोड़कर अब ये जन की बात करना चालू करें। जी बिल्कुल साधना जी, आपके पास फिर से आऊंगा, लेकिन थोड़ा एक बयान, चूंकि प्रशांत जी आपको जाना है। प्रशांत जी, सुबह सुबह आपने अपनी डीपी को चेंज किया, आपने क्या सोचकर चेंज किया था? सबसे पहला, उसके बाद मैं देखा कि कांग्रेस ने भी अपनी डीपी को चेंज किया है। पहला सवाल हम दिखा भी रहे थे अभी, अगर प्रशांत जी के उस डीपी को दिखाएं ट्विटर हैंडल पे, कि इन्होंने सुबह 7 बजे जैसा बता भी रहे थे कि मोदी जी हमारे बच्चों को वैक्सीन
विदेश क्यों भेज दिया? ये जो डीपी हम देख रहे हैं, इन्होंने चेंज किया था। आखिर क्या सोच करके? प्रशांत जी एक पत्रकार हैं आप, लेकिन आपको क्या लगा कि हमको इस कैंपेन का समर्थन करना चाहिए? देखिए, एक तो ये पोस्टर में जो बात कही गई है वो 100% सही बात है, और एक मैं छोटा सा आंकड़ा केवल देता हूं, छोटा सा आंकड़ा, और आप उससे अंदाज लगाइए कि सरकार ने कितना बड़ा अपराध किया है। और मैं खासकर दिल्ली के लोगों से ये बात करना चाह रहा हूं कि कितनी वैक्सीन उन्होंने भेजी, 88 लाख वैक्सीन भेजी 14 कंट्रीज को, 88 लाख वैक्सीन। और उन देशों, ये जो 14 देश हैं राजीव जी, ये वो देश हैं जिसमें कि 1 लाख में 1 डेथ कोरोना से हुई है। 1 डेथ, 1 मौत हुई है 1 लाख में। 88 लाख वैक्सीन वहां भेजी 14 कंट्रीज में। ये 88 लाख वैक्सीन का मतलब ये है कि दिल्ली में लगभग 3/4 दिल्ली को वैक्सीन लग जाता, जो दिल्ली में सिर्फ अभी 10% आबादी को लग पाया है। और दिल्ली इसलिए जरूरी है राजीव जी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देश के तमाम लोग दिल्ली में आते हैं, दिल्ली से जाते हैं, संक्रमण लेकर जाते हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लोग यहां आते हैं, तो दूसरा कोई वेरिएंट आएगा वो भी दिल्ली में पहले आएगा, वो इलाहाबाद या लखनऊ या रायपुर में देर में आएगा। तो दिल्ली इसलिए आवश्यक है। लेकिन 88 लाख वैक्सीन, तो इसलिए जो पोस्टर में बात लिखी है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, एक बात। दूसरा एक रीजन था जो मैंने शुरू में कहा कि देखिए, भारत का संविधान हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, आर्टिकल 19(1)(a) में। यह अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ पत्रकारों को नहीं है, यह सारे भारत के नागरिकों को है। और अगर वो पोस्टर लगाने वाले लोग जो है उनको आप जेल भेजेंगे, उनके FIR करेंगे गरीब लोगों पे, और उनके खिलाफ मुकदमे करेंगे, उनको गिरफ्तारियां करेंगे, रात में जाके दबिश मारेंगे, छापे मारेंगे, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, ना भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है। इसलिए मैंने अपना डीपी लगाकर यह संदेश दिया था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं, और खासकर क्योंकि प्रशांत टंडन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और न सिर्फ पत्रकारिता बल्कि पत्रकार का जो काम है, जो धर्म है, जो फर्ज है, आप जानते हैं कि सेवा करना, सेवा भाव से सामने आना, किसी की मदद करना, जरूरत हो तो किसी की आवाज बुलंद करना, जरूरत हो तो आवाज बनना, ये सारा काम। और इस वक्त प्रशांत टंडन जी को लगा कि ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं दिल्ली में, इसकी जरूरत है, और इसके लिए अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं। 4 लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे जो पोस्टर लगा रहे थे, फिर उनसे पूछताछ की गई कि आखिर इस पोस्टर को दिया किसने, उनके पास खबर नहीं थी। इसके बाद में फिर तहकीकात हुई, और पूरी दिल्ली में 4 अलग अलग जिलों में एक टीम गठित करके और इस ढंग से लोगों को गिरफ्तार किया गया है जैसे कि आप ये मानिए कि एक क्राइम है। तो ये एक दुखद है। लेकिन सीधे फिर से साधना जी आपके पास आने से पहले एक सवाल लेना चाहूंगा, अमलेंदु जी आपसे, आपके पास आना चाहूंगा। इस बीच हालांकि प्रशांत टंडन जी को जाना है, और इसलिए प्रशांत जी आपको जैसा पहले बता चुके हैं कि 7:25 पे उनको जाना है। तो प्रशांत जी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि आप बहुत कम समय में, और लेकिन आपने अपनी पूरी बात रखी। हम लोग चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। साधना जी हमारे साथ हैं, अमलेंदु जी भी हमारे साथ हैं, रहेंगे। तो दोस्तों के तमाम सवाल विचार भी आ रहे हैं, इनके विचार भी रखेंगे हम सामने। अमलेंदु जी, सवाल यही है कि आखिर एक पोस्टर जो है इतना ज्यादा चुभने क्यों लगता है? क्योंकि अगर आप विरोध कीजिए, अगर आप किसी चीज पे सरकार की बातों पे से इत्तेफाक आप नहीं रखते हैं, तो ये पिछले 7 साल में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, और बहुत छोटी छोटी घटनाओं में बहुत बड़े बड़े जो है रिएक्शन, एक्शन हमने सरकार की तरफ से देखे हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? तानाशाही और बाकी तमाम चीजें छोड़ दीजिए, आप वो सारी बातें करते हैं लेकिन बीच बीच में मोदी जी को बचाते भी नजर आते हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल?
देखिए, मैं मोदी जी को बचाता नजर नहीं आता हूँ, मैं तो मोदी जी की तारीफ करता हूँ नजर आता हूँ। मैं भी भक्त हूँ मोदी जी का, बहुत अच्छा भक्त हूँ मोदी जी का मैं। इसलिए मैं उनको बचाता नहीं हूँ, मैं उनकी तारीफ करता हूँ मोदी जी की। मोदी जी वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो अच्छे आदमी का किया क्या जाए अगर वो देश के काम नहीं आ रहे हैं और अपना अच्छापन जो है देश के काम में नहीं ला पा रहे हैं, तो देश के लिए बेकार है। अगर मोदी जी मेरे लिए अच्छे हैं और देश के लिए बेकार हैं, तो देश के लिए बेकार है। कुल मिला के स्थिति ये है कि मोदी जी देश के लिए बहुत नाकारा साबित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारी विपदा जो है ये मोदी जी की लाई हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब तो स्वयं मोहन भागवत जी इस बात को कह रहे हैं, मतलब हम क्या हैं, अब तो मोहन भागवत जी जो सुपर बॉस है मोदी जी के, वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो नाकारा साबित हुई है और इसने सही से समझा नहीं। तो हम तो मोहन भागवत जी की बात को बड़ा कर रहे हैं, तो मोदी जी का इसमें समर्थन विरोध की कोई बात ही नहीं है। अब ये सरकार जो डरती है इन पोस्टरों से, इसका सवाल है असल में। देखिए, क्योंकि ये सरकार जो है, इस सरकार में बैठे हुए लोग जो है खासतौर से, जिनके हाथ में सारी चीजें हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, ये असल में राजनीतिक लोग नहीं है और ये आंदोलनों से इनका कोई वास्ता रहा भी नहीं है। इन्होंने कभी पिछली सरकारों से कोई सवाल करने की जरूरत भी नहीं उठाई। ये चंदाजीवी सुविधाभोगी लोग रहे, ये चंदा खाते रहे और अपना शाखाएं लगाते रहे। कुल मिलाकर के जनता के भी सवाल इन्होंने कभी नहीं उठाए। इनको सिर्फ एक बात में महारत हासिल थी, किस तरीके से जनता के बीच में जो है हिंदू मुसलमान करके फूट डालो और जनता के बीच में दंगे कराओ और उसके बाद लाशों पे अपनी रोटियां सेको। तो इनके इसी बात में जो थी कुल मिलाकर एक्सपर्टाइज थी, इनको ये मालूम नहीं था कि आंदोलन क्या चीज होती है, जनता के सवाल होते क्या है। अब दुर्भाग्य से कहिए या इनका सौभाग्य कहिए, जनता का दुर्भाग्य कहिए, जो भी है, ये सरकार में आ गए। अब जब सरकार में आए तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम सरकार मतलब राजा हो गए, क्योंकि डेमोक्रेसी से इनका कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी के लोग खिलाफ रहे हैं। आप इनके जो गुरुदेव हैं उनकी अगर किताब को पढ़ लीजिए, वो साफ साफ डेमोक्रेसी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, ये डेमोक्रेसी को धिक्कार रहे हैं वो। तो ये डेमोक्रेसी के जो खिलाफ खड़े हुए लोग थे, इनको समझ में ही नहीं आया कि ये डेमोक्रेसी में जो है ये जनता के प्रतिनिधि है, ये अपने को राजा समझ बैठे। तो ये जो राजा समझने की जो इनकी प्रवृत्ति है, तो अब राजा भी हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि एक राजा था, बहुत दुराचारी था, बहुत अपनी जनता पे अत्याचार करता था। तो ऐसी कहानियां भी हम लोग पढ़ते हैं। और एक कहानी हम पढ़ते हैं कि एक राजा था, बहुत अच्छा था, बहुत दयालु था, अपनी प्रजा पे बहुत दया करता था, प्रजा के लिए ये करता था, वो करता था। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जो कहानियां शाखाओं में पढ़ाई जाती हैं, तो ये अच्छे राजाओं की उन्होंने कहानियां पढ़ी नहीं, इन्होंने राजाओं की कहानियां पढ़ी और डेमोक्रेसी के खिलाफ पढ़ी। तो इनको जो थे वो अत्याचारी ही शासक जो थे, इनको सब पढ़ाए हुए हैं। तो अब ये अत्याचारी शासक ही बनना चाहते हैं। कुल मिला कि मेरी समझ में तो इतनी सी बात आ रही है। वरना डेमोक्रेसी में कोई भी जो है व्यक्ति हो, वो ऐसे सवालों से घबराया नहीं करता, बल्कि वो इसके लिए अपना जो है कहा जाता है कि आई ओपनर समझता है कि उससे अगर सवाल किए जा रहे हैं तो वो अपने अंदर की गलतियां सुधारने का प्रयास करता है और वो कोशिश करता है कि जनता के बीच उसकी छवि जो है वो खराब नहीं होने पाए, वो जनता के पक्ष में कुल मिलाकर के काम करे। तो यहाँ जनता के लिए चूंकि काम करना ही नहीं है और जनता के वोट की कोई मतलब भी नहीं है, जब से मशीनें आई हैं तब से अब कोई मतलब रह भी नहीं गया है वोट का कुल मिलाकर के अगर कहा जाए। तो इसलिए इनको सवाल जो है वो जनता के चुभने लगते हैं। इनको लगता है कि जनता सवाल कर कैसे रही है, जनता जो है वो इतनी मुखर क्यों हो रही है, हमारे राजा से जो है वो पूछने की जनता में हिम्मत कैसे आ रही है। इनको लगता है कि जनता जो राजतंत्र को उखाड़ फेंकेगी, जैसे नेपाल में उखाड़ फेंका था। तो भाई नेपाल में राजतंत्र था, जनता ने उखाड़ फेंका था, यहाँ डेमोक्रेसी है, उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है। 2024 में चुनाव आएगा, जनता आपको वैसे ही विदा कर देगी, उखाड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ वैसे भी सरकारें बदलती रही है, जनता यहाँ जो है वोट के दम पे सरकारों को बदलती रहती है। जैसे आपको बदल करके लाई थी, ऐसे आपको बदल के दूसरे को ले आएगी। लेकिन ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इनका जो है इस देश के ऊपर कब्जा हो गया है, तो इसलिए इनको जनता के सवाल जो है वो चुभने लगे हैं। और जनता के सवाल चुभ इसलिए रहे हैं कि जनता जो सवाल कर रही है वो इनकी जो सारी जो मक्कारियां कही है, एक तरीके से जो इनके दुष्कर्म कही है सरकार में रहते हुए जनता के विरुद्ध जो इन्होंने काम किए हैं, वो सब जो है वो सामने खुलकर के आ रहे हैं। जनता उनसे सवाल कर रही है। अब जनता सवाल क्यों नहीं पूछेगी? भाई आप जब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, आप जब वैक्सीन की कंपनी गए, आपने आगे वहां आके फोटो खिंचाया और मालूम ये पड़ा कि जैसे मोदी जी ही जो है वो वैक्सीन बना रहे हैं कुल मिलाकर के। तो अब जनता सवाल पूछेगी ना कि जब आप जो है पूरी दुनिया में डंका बजा रहे थे कि हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन बांट दी है, तो आज आपकी वैक्सीन जो देश को नहीं मिल रही है, तो जनता सवाल क्यों नहीं करेगी? और अब जो बातें आ रही हैं कुल मिलाकर के, मैं तो देख रहा था सोशल मीडिया पे ही लोग तमाम शेयर कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों की बातें हैं, कितना सही है कितना गलत है वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि सब चीजें सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूं कि जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है और अगर उनको समय पे दूसरी डोज नहीं लगती है तो वो सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं।
उनको तो खुद कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसको वो कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। अगर ये स्थिति है और ये अगर सही है जिस तरह की सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस सरकार ने देश को एक तरीके से और फिर जो है बड़ी मौत के मुंह में धकेल दिया है कुल मिला के। इसलिए जनता का ये सवाल करना लाजमी है। आप जब फोन मिलाइए तो पहले अमिताभ बच्चन कहते थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई नहीं, वो अभी भी कभी कभी बोल जाते हैं जब तक दवाई नहीं कड़ाई नहीं। पता नहीं मोदी ने बताया ही नहीं बताया कि दवाई आ चुकी है कुल मिला करके। लेकिन फिर भी जो है दूसरा भी आ जाता है कि अब वैक्सीन जरूर लगवाइए। तो भाई लगवाए कहाँ वैक्सीन जाकर के? आधार पूनावाला का आज से 4 महीने पहले, बल्कि शायद 5 महीने पहले था इंटरव्यू था, और आधार पूनावाला कह रहे थे कि सन 2024 के अंत तक सबको जो है वो वैक्सीन की उपलब्धता हो सकती है। ये आधार पूनावाला जिसको वैक्सीन बनानी थी, जो देश छोड़ के चले गए, ये उनका वक्तव्य था आज से 5 या 4 महीने पहले को मिला के। सरकार को इसका इल्म होना चाहिए था। अगर आधार पूनावाला कह रहे हैं कि 5 इसको जो है बनने में 2024 तक सबको वैक्सीन मिल पाएगी, तो आपको उस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी। आपने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों दे दी जिनको जरूरत भी नहीं थी? जैसा प्रशांत जी बता रहे थे कि जहां 1 लाख पे 1 कैजुअलिटी है, तो आपने वहां उठा करके वैक्सीन दे दी। सिर्फ आपने इसलिए कि आप जो है वो अंतरराष्ट्रीय नेता जो स्थापित होना है, आप पंडित नेहरू से भी महान नेता स्थापित होना है, आपने इसके लिए वैक्सीन बांट दी। वो क्या रहा है उसका उल्टा कि आज आप उस चीन से भी जो है आप मदद ले रहे हैं हाथ फैला करके, जिसको आप गालियां दे रहे थे अभी 6 महीना पहले तक, जिसके आप एप्स को आप बंद कर रहे थे। आप बता रहे थे कि आपने उसको धक्का दे दिया है पीछे, आपने उसका बिजनेस तबाह कर दिया है। आज आप उस चीन से भी हाथ फैला के जो मदद ले रहे हैं, आप आज पाकिस्तान से भी मदद ले रहे हैं। तो आपका ये जो विश्व नेता बनने की जो हवस थी, मैं इसको हवस ही कहूंगा कुल मिला करके, तो ये आपकी विश्व नेता बनने की हवस जो है इस देश के लिए बहुत भारी पड़ गई है कुल मिला करके। इसलिए जनता के सवाल जो मुझे लगता है जायज। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने 5 घंटे पहले जो था वो ट्वीट किया इस पोस्टर को लगा करके और लिखा कि अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो। मैं अभी देख रहा हूं कि इस समय जो है वो 80,000 से ज्यादा तो उसके जो लाइक्स हो चुके हैं और 28,000 से ज्यादा वो रीट्वीट हो चुके हैं। 5 घंटे के अंदर ये स्थिति है। आप समझिए कि 24 घंटे में ये इसकी क्या जाके पहुंचेगी रीच को मिला करके। तो इसका मतलब कि जनता ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और आपने अगर 25 लोगों की गिरफ्तारी कर ली तो आप हिम्मत है तो कीजिए, आप 28 लाख लोगों की गिरफ्तारी भर दीजिए आप जेलों को इन लोगों से। तो ये देखिए, ये चूंकि जानते ही नहीं है डेमोक्रेसी में होता क्या है, जब सवाल उठते हैं तो इसी तरह के सवाल उठते हैं और हर तानाशाह को डेमोक्रेसी में पीछे हटना पड़ता है जनता के सवालों के सामने। जनता से बढ़ के कोई नहीं होता और जनता अगर अपने सवाल उठाने पे आ जाएगी तो वो चाहे कोई भी हो उसको पीछे हटना पड़ेगा। इनको ये समझ ही नहीं है कि जनता सवाल उठाने के लिए आ गई है। आपकी भक्ति में जनता लीन नहीं है। ताली थाली उसने बहुत बजा दी और ताली थाली बजाने के बाद भी अगर उसका नुकसान हो रहा है, सड़कों पे अगर लाशें गिर रही हैं, गांव में लाशें गिर रही हैं, नदियों किनारे अगर लाशें पड़ी हुई हैं, जलाने की नहीं मिल रही है, लकड़ी नहीं मिल रही है, शमशान में जगह नहीं मिल रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जनता सवाल तो करेगी। सवाल किससे करेगी? सवाल उससे करेगी जो जनता का प्रतिनिधि है। और जनता के प्रतिनिधि जाहिर सी बात है कि सर आदरणीय श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सवाल उनसे ही होंगे, इमरान खान से नहीं होंगे। जी अजीत बताना चाहूंगा 2 सवालों के साथ में। पहला ये कि ये जो कैंपेन है, खासकर जिस पोस्टर के कारण अभी माहौल खासकर दिल्ली में जो गरमाया हुआ है और उसके बाद उस पोस्टर को आप सबने अपने अपने डीपी में लगा करके ये उसके साथ लिखा है कि गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार मुझे भी कीजिए, न सिर्फ 25 लोगों को। और ये पूरा का पूरा अब ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि ये कांग्रेस का कैंपेन है। क्या ये कांग्रेस का कैंपेन है? पहला सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा कि अगर इसे कांग्रेस का कैंपेन ना भी माना जाए, किसी और ने भी पोस्टर लगाया, तो इस पोस्टर को कांग्रेस का समर्थन तो साफ दिखाई दे रहा है। ये सवाल मैं करूं तो वो मूर्खता होगी कि हाँ मैं कैसा सवाल कर रहा हूं। लेकिन ये जब वैक्सीनेशन की बात आती है, जैसा अभी अमलेंदु जी हमारे साथ ही बता भी रहे थे और इससे पहले प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि उन देशों को वैक्सीन भेज दी गई जहां पे 1 लाख पे 1 कैजुअलिटी, मतलब कि बहुत कम कैजुअलिटी थी, बहुत कम लोग जो हैं वो वहां पे हताहत हुए इस बीमारी से। ओवरऑल
आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग क्या चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है इस वैक्सीनेशन को लेकर के, आप लोगों की क्या एक अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सब मैं जानना चाहता हूं। एक पार्टी स्पोक्सपर्सन, आप नेशनल स्पोक्सपर्सन है, उस आधार पे भी। और दूसरा, इस पूरे कैंपेन को जब मैं देख रहा हूं और जिस प्रकार आज डीपी चेंज हुए हैं, सारे कांग्रेस के नेता डीपी चेंज किए हैं और दूसरे नेताओं को नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार डीपी चेंज किया है, तो ये कहा जा रहा है कि ये पोस्टर्स आप लोगों ने ही लगवाए थे। देखिए, सबसे पहली बात, साधना ये जी। कोई कांग्रेस कैंपेन नहीं है आदरणीय राजीव जी। ये कांग्रेस कैंपेन नहीं, ये जनता की आवाज है, जिसको आप पोस्टर के माध्यम से बस देख पा रहे हैं। क्योंकि ये समय भीड़ इकट्ठा करने का नहीं है। हम मोदी जी की तरह हम रैलियां नहीं बुलवा रहे। बंगाल में उन्होंने दिल्ली में आकर कहते थे 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और बंगाल जाते ही वो कहने लगते थे कि हजारों की भीड़ देख के मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा हूं और बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। तो हम उनमें से नहीं है। हमने जनता का समर्थन किया है और जनता के समर्थन को कांग्रेस ने ताकत देने का काम किया। जो जनता की आवाज है उसको बुलंद करने का काम किया है। इसीलिए हमने भी उसको डिस्प्ले पिक्चर लगाने का काम किया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में आवाज उठा रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं से गिरफ्तार कर लेंगे। आप उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। ये हमारा अधिकार है, ये संविधान दिया गया है। तो ये सरकार क्यों उस अधिकार को छीनना चाहती है, क्यों हमारे अधिकारों का हनन करना चाहती है? तो ये प्रश्न तो उठता है। इसीलिए हमने डिस्प्ले पिक्चर लगाया कि अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें भी कर लीजिए ना गिरफ्तार, अगर आप यही चाहते हैं, अगर ये सरकार इतनी तानाशाह बन गई है। लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा। अब ये बात, अभी तो आप कांग्रेसियों के ट्विटर अकाउंट दिखा रहे हैं, आपने भी मेरा अकाउंट भी दिखाया, बहुत सारे नेताओं के अकाउंट आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लेकिन मैं पूछती हूं कि क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि आज भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री जिस तरह से लेटर लिखने का काम कर रहे हैं। जसराना से भाजपा के विधायक है रामगोपाल लोधी जी, उनकी पत्नी को बेड नहीं मिला, वो फर्श पर लेटी रही। हड़का के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उन्हें हॉस्पिटल से पहली बार में भगा दिया गया। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए अपना दुख जाहिर किया और ये कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही और मेरी बीवी की क्या स्थिति है ये मुझे पता नहीं चल रहा। तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? उसके बाद संतोष गंगवार जी ने जिस तरह से पत्र लिखने का काम किया योगी आदित्यनाथ जी को, ये कहते हुए कि बड़े बड़े अस्पतालों में हमारा फोन उठाया नहीं जा रहा, अधिकारी फोन उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद झांसी जिले के 4 विधायकों ने लेटर लिखने का काम किया, ये तक कह दिया कि हम धरने पर बैठ जाएंगे। 4 विधायक उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण मृत्यु शैया पर चले गए, उनका निधन हो गया। एक विधायक के पुत्र ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मेरे पिता विधायक रहते, हर्षवर्धन जी को पत्र भी लिखा उन्होंने कि उनको बेड की व्यवस्था की जाए, लेकिन उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे ध्यान नहीं दिया। तो अगर एक विधायक होते हुए मेरे पिता को बिस्तर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर उनका निधन हो गया, तो आम नागरिक की स्थिति हिंदुस्तान में क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी जरूरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि यूके में मैं बता दूं कि मई 2020 में वैक्सीन 12 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया। वहीं यूएस के अंदर मैं बताना चाहती हूं कि पिछले साल जुलाई अगस्त में 30 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर अगस्त से लेकर अक्टूबर में दे दिया। और जनवरी 2021 में हमारे देश ने कितनी डोजेस का ऑर्डर दिया? 1 करोड़ 60 लाख। तो जिस देश में आप बताइए कि बड़ी महामारी फैल रही है, हमारे देश की जनसंख्या क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ज्यादा वैक्सीनेशन का ऑर्डर करना था। इन्होंने पिछले साल एक घोषणा की आदरणीय राजीव जी कि 162 पीएसए यूनिट हम लगाने का काम करेंगे, लेकिन हुआ क्या? अक्टूबर में जाके टेंडर फ्लोट होता है 8 महीने बाद, और उसके बाद 32 मात्र पीएसए यूनिट लग पाते हैं, क्योंकि टेंडर ही उन्होंने 8 महीने बाद फ्लोट किया, तो उसके बाद लगेंगे कैसे? और दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा देश विश्व में, वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा विश्व में भारत, लेकिन यहाँ वैक्सीनेशन के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, यहाँ पर बेड्स नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, 28% जीएसटी तो लगाई जा रही है। मैं आपको गांव की स्थिति बता देती हूँ कि अगर यहां से बालाघाट में हूं, बालाघाट से नागपुर जाना है, तो जहां 3000-4000 रुपए में अगर कोई एम्बुलेंस जाती थी, तो आज वो एम्बुलेंस 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं और लोगों को देना पड़ रहा है। दवाइयों की भी कालाबाजारी चल रही है, फर्जी रेमडेसिविर्स भी बन गई हैं। तो नकली दवाएं, कालाबाजारी, इन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर मोहन भागवत जी ने फटकार लगा दी सरकार को, तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और अगर मोदी जी से कुर्सी नहीं संभाली जाती तो दे दीजिए इस्तीफा, क्यों नहीं अपनी कुर्सी खाली करते? आपको कुर्सी से प्रेम है, लेकिन जनता की जानों से आपको कोई मोह लगाव नहीं है। ये तो हमें
विगत वर्ष में पता लग गया कि कितना ध्यान आपने देने का काम किया और कितना नहीं किया। आज की स्थिति ये है कि गंगा नदी के किनारे शव है। आज की स्थिति ये है कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार अग्नि देकर किया जाता है, तो वहां दफनाना पड़ रहा है। कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच कर खाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी अब तो थोड़ा सा सुधर जाओ, कम से कम गिद्धों और कुत्तों का भोजन तो कम से कम मृतक शरीरों को मत पहुंचाइए, उनको मत बनवाइए गिद्धों और कुत्तों का भोजन, ये तो हम मांग कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति राजीव जी बहुत देश में दयनीय और खराब हो चुकी है। ये सरकार आपदा में अफसर सरकार बन गई है। जीएसटी लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। हमने मांग की थी, सभी जो अपोजिशन है सबने मिलकर एक पत्र लिखा था। हमने कहा था कि आप डायरेक्ट कैश मजदूरों तक, गरीबों तक पहुंचाने का काम कीजिए। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, बस एक आंकड़ा लेकर आते हैं। बड़ा सा आंकड़ा होता है, बड़ा सा एक जुमला होता है और झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन बांटने का काम करते हैं। सीधी बात है, सरकार को मान लेना चाहिए भूल हुई है, क्योंकि देखिए भूल होना प्रकृति है, सुधार लेना प्रगति है, मान लेना संस्कृति है, सुकर्म सत्य कर्म का लाभ लेना सत्कृति है, किसी दुष्कर्म कुकर्म का अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। और जो प्रकृति, प्रगति, संस्कृति, सत्यकृति, कलंकृति को भी लांग जाए, वो भाजपा और मोदी सरकार की कलयुगी राजनीति है, वो दिखाई दे रहा है। पिछले साल जब इनको जागरूकता अभियान चलाना था, जब इन्हें देश की जनता को जागरूक करना था, जब फ्लाइट्स पर रोकथाम लगानी थी, तब ये नमस्ते ट्रंप चला रहे थे। जब इनको वैक्सीनेशन इस पर ध्यान देना चाहिए था, जब जनता को लॉकडाउन, इतने बड़े देश में आपने मात्र 4 घंटे के अनाउंसमेंट पर आपने लॉकडाउन कर दिया, और तब क्या कर रहे थे, तब लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त करा रहे थे, मीडिया के माध्यम से कोरोना का धर्म तय करा रहे थे, मास्क और सैनिटाइजर को सस्ता करने की बजाय, फ्री में वितरण कराने की बजाय उन पर जीएसटी लगा रहे थे। अब वैक्सीन बनी भारत में तो भाई देश के लोगों को पहले मिलनी चाहिए, मगर 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन इन्होंने एक्सपोर्ट करा दी पहले ही। इन्होंने यही नहीं, ऑक्सीजन जिसको पहले कम एक्सपोर्ट किया जाता था, उसका दुगना 4500 मीट्रिक टन करते थे पहले, पिछले साल 19 और 20 में इन्होंने किया, और अब इस साल की शुरुआत में 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इन्होंने बाहर भेज दी। उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगा रहे हैं, एक राष्ट्रीय नीति बनाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं, मगर मदमस्त मोदी जी सोए ही जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है। उनका ध्यान सेंट्रल विस्ता में लगा हुआ है। वो 20,000 करोड़ रुपए की आप नया संसद बनवाने में लगे हुए हैं, आप नया मोदी महल बनवाने में लगे हुए हैं, आप अपने घर चमकाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये कोई ब्लेम गेम नहीं कर रही हूं मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय नागरिक भी हूं, और मैं पूछती हूं जनता की तरफ से, क्या ये एक सरकार की जिम्मेदारी है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि आप जाने जो जोखिम में उनको बचाने का काम करें? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले आप अपना घर चमकवाएं, मोदी महल बनवाएं? तो ये तो कहीं ना कहीं सरासर नाइंसाफी आज देश की जनता के साथ हो रही है। और जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी गति के साथ जा रही है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि जब जब स्वार्थी, अहमवादी और कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के मद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब तब जनता का असंतोष उभरता है, और तब तब जनता का असंतोष उनके झूठे मुखौटों को नोचता है और उनकी कथनी और करनी की दुमई चाल का पर्दाफाश करता है। और जब जब जुल्मों को सहने की इंतहा हो जाती है, तब तब जुल्मों की तपिश से वो असंतोष चिंगारी से शोला बनकर क्रांति का रूप धारण करता है। और शायद वही क्रांति शुरुआत हो रही है जो आदरणीय उपाध्याय जी ने अभी बताया कि किस तरीके से 5 घंटे में 80,000 अगर लाइक्स आ रहे हैं, 1000 से अगर रिट्वीट किए जा रहे हैं, तो 24 घंटे में उसके हालात क्या होंगे? ये क्रांति की ओर इशारा करता है। तो मोदी जी, आप देश से सबसे पहले तो आपके जो कच्चाधारियों के मुखिया हैं, जब वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि आपकी लापरवाही है, तो आपको पहले तो देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और जो आप हर 5 दिन बाद आकर एक मन की बात का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि उस दिन मन की बात करेंगे, तो अपने मन की बात बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके मन की बात अब कोई सुनना नहीं चाहता। अब मुझे लगता है जन की बात करने की बहुत आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। और ऐसे में मोदी महल बनवाना, ऐसे में मुझे लगता है कि अपने सेंट्रल विस्ता पर ध्यान देना, मुझे लगता है संवेदनहीनता और संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है, और इस पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम इस कैंपेन का समर्थन करते हैं। हमें नहीं पता ये पोस्टर किसने लगाया, हमें नहीं मालूम ये पोस्टर क्यों लगाया गया, लेकिन इसमें जो लिखा है वो किसी के बारे में गलत नहीं लिखा। इसमें जो लिखा है वो जनता की मांग है, क्योंकि अब कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो वो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो बच्चों के लिए इनकी क्या रणनीति है? क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी तो
तो 18 से 45 वर्ष के लिए जो उन्होंने वैक्सीनेशन ओपन किया, उसमें पहले दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हम 1 मई से चालू नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल गई वैक्सीनेशन, तो शुरू किया गया। आज भी वैक्सीनेशन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, कंसंट्रेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। तो इनकी आपूर्ति करने का जिम्मेदारी किसकी है, ये बताइए ना। कांग्रेस की यूथ कांग्रेस भी काम कर रही है, बगल में ही छिंदवाड़ा है, नकुलनाथ जी सांसद है, उन्होंने भी कई टन ऑक्सीजन अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराई। दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी अपने क्षेत्र में करने का काम कर रहे हैं। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, कल ही मैंने एक को बड़ी मुश्किल से एक बेड दिलवा पाया, जिनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन थी, उन्हें ऑक्सीजन भी दिलवाई। मगर कहीं ना कहीं जद्दोजहद है राजीव जी। बहुत मुश्किल से 10 फोन लगाए जाते हैं, जिसमें एक फोन पर रिप्लाई आता है कि हाँ व्यवस्था हो सकती है, और उस समय में हमें नहीं पता कि जिस तरह से पेशेंट की हालत है, क्या पेशेंट बच पाएगा कि नहीं। आज मैं आपके सामने डिबेट कर रही हूं, मेरे पिताजी को भी कोविड से मेरे पिताजी भी पॉजिटिव हुए, कैंसर के पेशेंट रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुआ, नहीं तो मुझे लगता है मैं डिबेट नहीं कर रही होती, कहीं फोन लगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में जुटी होती, कहीं बेड तलाश रही होती, किसी हॉस्पिटल के चक्कर काट रही होती। क्योंकि मुझे लगता है आज चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो या आम आदमी हो, एक ही जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, और इस समय केवल एक ही चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए, वो है कि किस तरीके से हम लोगों की जानों को बचाएं और किस तरीके से ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है इसको कम किया जा सके। तो ये बहुत जरूरी मुझे लगता है, इस समय की बहुत अति आवश्यक मांग है राजीव जी। साधना जी, एक सवाल और आपसे है, फिर आऊंगा अमलेंदु जी आपके पास। सवाल यह है कि आरएसएस की बात, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात हम कर रहे हैं। कल वो टेलीविजन पे आए और जो इनका एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, इस प्रोग्राम के तहत लोगों को सकारात्मक रहने की सीख दी जा रही है। अलग अलग महानुभाव लोग आएंगे टेलीविजन पर, अपने विचारों को रखेंगे और इस कोविड काल में, इस कोरोना महामारी के दौर में अपने आप को कैसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए, कैसे आप सकारात्मक रहें, आपकी सोच कैसे सकारात्मक हो, निगेटिविटी से कैसे आप दूर रहें, यह बताने दर्शाने की कोशिश हो रही है। 15 मिनट के भाषण में कल आरएसएस प्रमुख ने, मोहन भागवत ने जो कहा है, उसमें से एक जो प्रमुख बात है वो ये उन्होंने कही है कि कोरोना से मौत जो हुई है, वो जो लोग गए हैं इस मौत के कारण कोरोना से, वो एक तरह से मुक्त हो गए। देखिए सेंटेंस सुनिए कि वो जिनकी मौत कोरोना से हुई है, एक तरह से वो मुक्त हो गए हैं। और आगे इसमें जो कहा है, क्योंकि मैं शब्दशः इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि कल को किसी तरह का क्लेम ना आए कि आपने बातों को तोड़ मरोड़ करके यहां रखा है। कहना है कि कठिन समय, ये समय जो है कठिन है, असमय लोग चले गए, उनको ऐसे जाना नहीं चाहिए था, असमय चले गए, उनको ऐसे जाना नहीं चाहिए था, कोटेड। अब जो लोग चले गए एक तरह से मुक्त हो गए, परंतु अब जो किया नहीं जा सकता है, परिस्थिति में तो हम सब लोग हैं ही, मतलब ये जो विपत्ति है उसमें हम लोग घिरे हुए हैं, उनको स्थिति का, जो लोग अभी हैं उनको स्थिति का सामना करना होगा। हम तो अब हम लोगों को सुरक्षित करना है, ये मोटा मोटी कहना है आरएसएस प्रमुख का। लेकिन मुक्ति की बात, आप अपनी सरकार की नाकामियों को अगर ये कह देते हैं कि ये मुक्ति मिल गई, तो इसको लेकर के अलग अलग ढंग से खबरें आ रही हैं कल से लेकर आज तक, और भी कुछ बातें आप लोगों ने रखी, अपनी अपनी बातें, साधना जी और अमलेंदु जी आप दोनों ने, और खासकर मोहन भागवत की दूसरी बातें रखी। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के क्या सोचती है, क्या रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि इस देश को ये बात विपक्ष से, ये इस बात की उम्मीद, जैसे विपक्ष के रूप में आप, एक मजबूत विपक्ष के रूप में आप लोग आज खड़े हैं और लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और साथ साथ अगर कोई कैंपेन लगता है कि ये देश के हित में है तो उस कैंपेन के साथ में भी आप खड़ी हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया, लेकिन ये पोस्टर जो है वो जनहित में है, इसलिए हम उसके समर्थन में हैं। ये जो बात जनहित में कितना ज्यादा है, ये मैं समझना चाहता हूं जो मोहन भागवत कह रहे हैं। क्या इस बात में कहीं पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की महक आपको, जो गंध है वो आ रही है आप तक, साधना जी? देखिए सबसे बड़ी बात तो आदरणीय राजीव जी ये है इसमें कि हमें ये समझना पड़ेगा ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड है क्या।
और सबसे बड़ी चीज, जहां लोग अपनों को खो रहे हैं, जहां लोग बेबसी और लाचारी में रो रहे हैं, जहां गंगा मैया में अधजले शव बह रहे हैं, और ये देख मुझे लगता है आज भारत माता भी रो रही है। ऐसे में भी ये सरकार अहंकार के मद में मदमस्त सो रही है। तो मोदी जी पहले तो अहंकार के मद में मदमस्त होकर मत सोइए, पहले अहंकार की नींद को त्यागिए और जाग जाइए, और अपने मंत्रियों को भी ये समझाइए कि सकारात्मकता का प्रचार प्रसार मात्र कर देने से हम कोरोना से नहीं जीत पाएंगे। जब प्रधानमंत्री जी प्रधान शोषक की जगह प्रधान सेवक की भूमिका निभाएंगे और लोगों तक जरूरी चीजें निर्बाध उनकी आपूर्ति कराकर पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है जैसे ही हल्की फुल्की राहत भी लोग पाएंगे तो लोग अपने आप सकारात्मक हो जाएंगे। तब मुझे लगता है पॉजिटिविटी का कैंपेन चलाना जायज होगा। और दूसरी बात रही आरएसएस की, तो देखिए मैं तो यही कहती हूं कि गॉडसेवादी गैंग के गुर्गे हमेशा से दो मुंह रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। ये कच्चाधारी एक तरफ तिरंगा यात्रा भाजपा से निकलवाते रहे और अपने कार्यालय में इन्होंने इतने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये देशभक्ति की बातें करते रहे और आतंकवाद के आरोपियों को इन्होंने संसद में पहुंचा दिया। तो इनकी बात का मुझे लगता है कोई सरकार नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार को फटकार लगाने की आड़ में इन्होंने जनता को भी लापरवाह ठहराने का जो कुकृत्य किया है, उसके लिए मोहन भागवत जी को माफी मांगनी चाहिए कि जनता की लापरवाही नहीं है, ये सिर्फ सरकार की ही लापरवाही है। और केवल आप ही मुझे बताइए, जहां रोज 3-3 केसेस एक ही घर में लोग सुने, जब लोगों के पास शमशान घाट में जगह नहीं है, जगह तो छोड़ दीजिए राजीव जी, आज की डेट में लकड़ियों की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। जो हिंदू रीति रिवाज में हम अग्नि दाह संस्कार करते थे, उनकी जगह दफनाना पड़ रहा है। तो जो सम्मान एक अंतिम विदाई में होता था मनुष्य के लिए, आम आदमी के लिए हिंदू धर्म के अंदर, वो भी खत्म होता जा रहा है। और उस वक्त आप मुक्ति की बात कर रहे हैं। अरे हमें मुक्ति नहीं दिलाइए, असामयिक मुक्ति लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए आप कोरोना से मुक्ति दिलाइए। तो चुनाव चालीसा तो पढ़ ली भाजपा ने, तो अब कोरोना मुक्ति चालीसा भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब कोरोना मुक्ति चालीसा पढ़ेंगे और जरूरी आपूर्ति कराएंगे जरूरी चीजों की, तो मुझे लगता है अपने आप लोग सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि ये सरकार जागे। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर इन्होंने किनको बनाया? देश के चंद उद्योगपतियों को आत्मनिर्भर बनाया, इन्होंने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को आत्मनिर्भर बना दिया। खुद मोदी सरकार तो आत्मनिर्भर बन गई, लेकिन जनता को कह दिया है आप स्वयं आत्मनिर्भर हो जाइए, यानी आप जाने और आपका काम जाने। जनता का लेना देना सरकार से, आज मुझे नहीं लगता सरकार को कुछ लेना देना जनता से रह गया है। आज सरकार सिर्फ अपने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में लगी है और इसमें लगे हैं कि कोई ऑक्सीजन की मदद करवा रहा है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाए, कोई ऑक्सीजन मांग रहा है तो उसको नोटिस भेजा जाए, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति कर। यहां तक कि मैं बता दूं, न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने श्रीनिवास जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाइए, और श्रीनिवास जी ने ऑक्सीजन भेजने का काम किया। आप सोचिए कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भारत की सरकार से एक एम्बेसी नहीं मांग, उनको पता है आपूर्ति कर ही नहीं पा रही। देश की सबसे जो विपक्षी मजबूत पार्टी है, उसकी यूथ विंग से मदद मांगने का काम दूसरे देश भी कर रहे हैं। तो आज की स्थिति भयावह है, और ऐसे में पॉजिटिविटी चलाना, रोज एक, पहले भी नया धारावाहिक निर्मला सीतारमण जी का पिछले साल सुना, अब ये नए धारावाहिक इनके चालू हो गए, अब पॉजिटिविटी अनलिमिटेड चलाएंगे। तो ये कुछ नहीं है राजीव जी, ये मात्र डाइवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि लोगों का दिमाग किस तरह से, जो कि आज देश में भयावह स्थिति है, उससे हटाया जाए कि लोग सवाल पूछना बंद करें। लेकिन आज ये घर घर में पहुंच चुकी बीमारी है, आज हर घर में लोग ग्रसित हैं, आज हर घर में लोग परेशान हैं। कईयों ने अपनी माताओं को, कईयों ने अपने पुत्रों को, कईयों ने भाइयों को, कईयों ने बहनों को, कईयों ने बेटे बेटियों को खो दिया है। किस तरीके से लाशों को हम जला भी नहीं पा रहे हैं, कुत्ते और गिद्ध नोचते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार के झूठे आंकड़े, लगातार झूठे आंकड़े सामने। तो मुझे लगता है, और वैसे भी जो आंकड़े अभी भी पेश किए जाते हैं, सच्चाई ये है, लोग पैनिक ना हो इस बात से, लेकिन 10 गुना ज्यादा आंकड़े, सच्चाई है कि 10 गुना ज्यादा आंकड़े हैं। लोग 4000 नहीं, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। क्योंकि जाकर देखिए, हम सकारात्मकता की जो एक तरीके से एक मैसेज है, एक संदेश है, हम भी देते हैं कि ठीक है, कोरोना की कहर में बुरा समय सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी समय बता रहा है। तो एक समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं होता, रिवर्स गियर भी नहीं होता। तो लेकिन जिंदगी में हमें दोबारा समय मिलने का वक्त मिल जाता है कि आप दोबारा समय बदल सके, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं हमें मिलने वाली। तो इस जिंदगी को, हमें इसकी महत्वता को भी समझने की आवश्यकता है। और हमारे साथ साथ जो हमारे सरपरस्ती जो सरकार कर रही है, जिसे चुनकर जनता ने भेजा है,
तो उसकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आंकड़े घटाए जाएं। तो ये पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, ये मन की बात, ये सब खत्म करके सरकार को पूरी तरीके से उसमें जो काम है, जो दवाइयां, सबसे बड़ी मांग तो मैं ये करती हूँ कि जो जीएसटी, बेवजह की जीएसटी लगाने का काम जो किया जा रहा है, ये क्यों लगाई गई है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12%, रेमडेसिविर पर 12%, वेंटिलेटर पर 12%, मेडिकल ऑक्सीजन पर 12%, फेस शील्ड पीपीई किट पर 18%, सैनिटाइजर पर 18%, एम्बुलेंस पर 28%। और मैं बता देती हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अगर रेमडेसिविर को आप तीनों को भी रख लें, अगर इनकी भी जीएसटी सरकार हटा दे तो 6,000 करोड़ रुपए का फायदा हम लोगों को होगा। उससे क्या होगा? 6,000 करोड़ में 12 लाख कंसंट्रेटर खरीदे जा सकते हैं, 1,20,000 वेंटिलेटर मंगाए जा सकते हैं, 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है, 6 एम्स जैसे बड़े अस्पताल खोले जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने, मुझे लगता है 7 साल में कोई अस्पताल तो नहीं खोला। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो किया, चाहे वो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाना हो, चाहे देश को सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का लीडर बनाना हो, चाहे सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उत्पादक बनाना हो, चाहे देश में एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल खुलवाना हो, कांग्रेस ने किया। इन 7 सालों में भारतीय पार्टी और मोदी सरकार ने एक तरीके से, मोदी सरकार ने उनको बेचाम किया, सरकारी संपत्ति को बेचा। जो 70 साल में हमने बनाया, बेचने का काम कर रहे हैं। अगर कम से कम ये सरकार तो ना, अपना जमीर तो ना, आज जनता के आंसू देखने का काम कीजिए। क्या भयावह स्थिति है उसे देखने का काम कीजिए। और गंगा मैया के बड़े पुत्र बनते हैं आप, तो अब गंगा मैया नहीं बुला रही हैं आपको कि आओ देखो मेरे अंदर कितने सारे शव, आज अधजली लाशें मेरे अंदर पड़ी हुई हैं, इनको साफ करो। और क्या गंगा मैया अब मोदी जी को आवाज लगाती नहीं है, नजर आती? क्या एक बार भी गंगा मैया सपने में मोदी जी को नहीं दिखाई दी? क्या उन्हें जगाने का काम नहीं किया? तो जब चुनाव आता है तो गंगा मैया याद आती है, जब चुनाव आता है तो जनता याद आती है, जब चुनाव आता है तब नए नए जुमले याद आते हैं और जुमले बताए जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, मोदी जी हाथ पर धर के बैठ जाते हैं, बकर भाषण देते हैं, दिल्ली में पर प्रवचन देते हैं। तो मुझे लगता है ये दो मुंहा चेहरा नहीं होना चाहिए और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कोई राजनीति नहीं है आदरणीय राजीव जी, ये राजनीति करने का समय भी नहीं है, ये ब्लेम गेम भी नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि कभी कह दिया जाए जीएसटी हटाएंगे तो और महंगा हो जाएगा। भाई जो रॉ मटेरियल है उस पर जीएसटी लग रहा है, जिस पर भी एग्जेम्पशन अगर देने की आवश्यकता पड़ती है तो क्यों महंगा होगा? लेकिन ये सरकार की नीयत में खोट है, ये कुछ करना नहीं चाहते और अभी इन्हें पता है कि इनकी हालत खराब है, लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग पीड़ा में हैं, लोग दुख में हैं, लोग तकलीफ में हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्रांतियां पैदा होती हैं। ऐसे में सरकारों को, ये जनता जो है बहुत पावरफुल होती है, ये जनता तख्त हिला भी सकती है, आपको फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर लाने की ताकत रखती है। तो कम से कम मुझे लगता है इस जनता पर ध्यान मोदी सरकार को अवश्य देना चाहिए। और जो भी जनहित में आगे भी होगा आदरणीय राजीव जी, हम करने का काम करेंगे। हम आपदा में अवसर नहीं ढूंढते, हम आपदा में अपनों का सहयोग करते आए हैं और गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए हम जोड़ते आएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपदा में अपनों का सहयोग करते जाएंगे। सरकार को जो करना है, गिरफ्तार करना है तो हमें कर ले, हमें कोई उससे डर नहीं है। साधना जी आप बने रहिए हमारे साथ। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा सीधा। अनलिमिटेड पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, इसको लेकर के खूब चर्चाएं आम हैं और हम लोग जैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खासकर इसकी शुरुआत की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, उस पर चर्चा और वही सवाल अभी लेकर के आया था मैं साधना भारती के पास, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अपने विचारों को रख रही हैं। और खासकर जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात की कि जो पोस्टर दिल्ली की गलियों में लगे थे अभी 2 दिन पहले, उस पोस्टर को लेकर के 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और आज एक कैंपेन, जो ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों आपने भेज दिया, ये सवाल पूछा गया मोदी जी से, मोदी सरकार से। इस सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन उसके बदले में जितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और इसको कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के, और साधना भारती हमारे साथ बैठी हुई हैं वो भी, और तमाम लोगों ने अपने डीपी में जो डिस्प्ले पिक्चर है उसमें उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है और ये बताने की कोशिश की कि जनहित में जो भी काम होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। अब दूसरा सवाल यहां पे ये था कि आखिर मोहन भागवत जो हैं वो जिस बयान को देकर के कल आए, लोगों के बीच में आए थे, 15 मिनट में उन्होंने अनलिमिटेड
लिमिटेड पॉजिटिविटी में ये बात करने की कोशिश की कि इस वक्त कैसे अपने आप को, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो लोग कोरोना से चले गए हैं, कोरोना में बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई, वो लोग मुक्त हो गए हैं। इस बात को एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर मुक्ति के लिए कोरोना महामारी, जैसा कल मैं बताया और आप सबको पता ही है कि इसी कोरोना महामारी में मैंने भी अपने पिता को परसों खोया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, परसों ही खोया है। और इसी कोरोना महामारी, और जो अभी बता रही थी साधना, उन्हीं बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर की कमी, इलाज की कमी, इन सब की कमी के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया इसी कोरोना महामारी में। और बहुत पुरानी बात नहीं, परसों की बात है, मैं परसों कार्यक्रम कर नहीं पाया था। लेकिन अब चूंकि शो मस्ट गो ऑन, जो दिन है, जो काम है, जो दिनचर्या है, वो करना है। आप लोगों के बीच में आता हूं, कार्यक्रम करता हूं। सवाल यही है कि जब हम और आप, हम सब लोग, हमारे अमलेंदु उपाध्याय अभी भी पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं, वहां से बैठे हुए हैं। साधना भारती, मैं जानता हूं कि अभी भी आप, अभी कुछ दिन पहले आप पॉजिटिव थी, और अभी कुछ दिन पहले जब आपसे बात कर रहा था मैं, तो आपसे, आपके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही थी, इतनी आप इस बीमारी की ने जकड़ रखा था आपको। आप उससे अभी मुक्त होती हुई नजर आ रही हैं। मैं भी पिछले महीने कुछ दिन इस बीमारी से दो चार होकर के निकला हूं और उससे मुक्ति पाया हूं। तो कोई ऐसा नहीं है। ऐसे में, और हम सब लोग, हमारे जितने साथी यहां जुड़े हुए हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हैं, इनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जो इस बीमारी की गिरफ्त में होंगे या उनके परिजन इस बीमारी की गिरफ्त में होंगे। ऐसे में पॉजिटिविटी देने के लिए पिछली बार हम लोग, याद कीजिए, महाभारत और रामायण, ताली थाली तमाम चीजें दिए, सब कुछ आप करवा दिए। इस बार आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये जो प्रवचन करवा रहे हैं, उस प्रवचन से हमें मिल क्या रहा है? ये कि जो चला गया उसे भूल जा, जो मर गया उसे मुक्ति दे दो, ये मान लो कि वो मुक्त हो गया। मतलब मुक्त होने का, मुक्ति की राह अगर अमलेंदु जी यही है कि आप अगर चले गए तो आपको मुक्ति मिल गई, ये कह करके, ये तो सुनते रहे बचपन से। महाभारत में गीता पढ़ लीजिए, यही तो है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। तो जब कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर सब कुछ छोड़ दें और फिर यह भी सोचना छोड़ दें कि हाँ, जो सरकार कर रही है वो क्या लेकर आई थी। जो दे गई, बहुत कुछ दे गई, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। क्या कहेंगे एक पत्रकार होने के नाते अमलेंदु जी? देखिए, मुझे लगता है कि असल में भागवत जी जो थे वो अपने दिल का दर्द बयां कर रहे थे। और कुल मिलाकर कहा जाए तो भागवत जी पॉजिटिविटी के नाम पे से, मतलब जो उनका धंधा है उनके संगठन का, निगेटिविटी फैला रहे थे, वो निगेटिविटी ही फैला रहे थे कुल मिलाकर। भागवत जी का दर्द मुझे लगता है ये है कि भागवत जी को मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि भागवत जी भी थोड़े दिन पहले कोरोना पॉजिटिव थे और वो उन भाग्यवान लोगों की सूची में नहीं आ पाए जिनको मुक्ति मिल गई थी। मुझको ऐसा लगता है कि शायद उनके दिल का दर्द जो है वो इस तरीके से निकल करके आया होगा कि जिनको मुक्ति मिल गई तो वो अच्छे लोग थे और भागवत जी को मुक्ति नहीं मिल पाई। अब इससे ज्यादा और क्या मतलब उनकी इससे तुच्छ बयान पे, इससे गंदी प्रक्रिया कुछ मैं दे भी नहीं सकता हूँ कुल मिला के कहा जाए तो। मतलब आप, मतलब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मतलब ये लोग जो है, कहा जाए कि बिल्कुल ही एकदम मानवता को भूल बैठे हैं। और मानवता को क्या भूल बैठे हैं, मतलब कि सही मायनों में कोई, मतलब हैवान जो होगा वो भी इस तरीके की बातें नहीं करता जिस तरह की ये लोग जो इस समय बातें कर रहे हैं कुल मिलाकर के। यानी मैं अभी थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, शायद लखनऊ की घटना थी कि घर में 3 लोग पॉजिटिव थे और तीनों होम आइसोलेशन में थे। माँ जो थी वो विकलांग थी, यानी उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, गूंगी थी। पिता की और बेटे की मृत्यु हो गई, घर में 4 दिन तक लाश पड़ी रही और मां के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बेड से उठने की स्थिति में नहीं थी। जब फ्लैट में से बदबू आना शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद जब पुलिस पहुंची दौरा तो देखा तो 2 लाश निकली और उस महिला को था जो विकलांग थी, जिनसे बोला नहीं जाता था, उनको तुरंत था वो हॉस्पिटल में ले आके भर्ती कराया गया। थोड़ी देर पहले मैंने कहीं सोशल मीडिया पे किसी उस पर पढ़ा था कि इस तरह की ये घटना जो थी शायद लखनऊ की बताया जा रहा था वहां की। अब घटना सही है या गलत है, लेकिन जो भी है, अगर सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है, कोई खंडन नहीं आया तो घटना हुई होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। ऐसे में भागवत जी किस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं? ये सवाल भागवत जी से उठेगा ना, भागवत जी आप किस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं? मतलब आपने कह दिया उन 3 में से 2 को तो मुक्ति मिल गई और तीसरी जो अस्पताल में उसको मुक्ति नहीं मिल पाई, तो यही बताना चाहते हैं भागवत जी। नोएडा के ही क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक खबर देख रहा था कि परिवार में जो कोई नहीं बचा, सिर्फ 2 बच्चियां 6 या
8 साल की 2 बच्चियां से बची हैं कुल मिला करके। इस तरीके की जब घटनाएं हो रही हैं, ऐसे समय में आप सरकार के ऊपर जो है, सरकार की जो नाकामी है उस पर सवाल उठाने की बजाय आप जो जनता को दोषी ठहराने लग जाएंगे, तो जनता पलट के आपसे सवाल करेगी। दूसरी बात यह है कि ये पूछना चाहते हैं कि भागवत जी की संवैधानिक स्थिति क्या है। भागवत जी के ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसका आज तक भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो भागवत जी किस हैसियत से जो जनता को ज्ञान पेल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी टीवी चैनल्स जो हैं भागवत जी के चेहरे चपाटों की जो भी 15 मिनट की या 20 मिनट की या आधे घंटे की जो भी जारी करें उनकी क्लिपिंग्स और उनके भाषण भूषण, उसके नीचे बाकायदा लिखे स्पॉन्सर्ड और लिखे कि इसका कितना पैसा मिला है इसको जारी करने का। क्योंकि इस आपदा के समय देश जो ये बदतमीजियां सुनने को तैयार नहीं है। देश की जनता संकट के समय है और आप इस समय की उलझुल बातें अगर करेंगे जनता के खिलाफ संकट के समय, तो जनता आपसे सवाल करेगी निश्चित तौर पर। मुझे लगता है कि भागवत जी को मनुष्यता का परिचय देना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं ये जो है गलत मांग कर रहा हूं भागवत जी से, जो मुझे नहीं करनी चाहिए उनके संगठन के इतिहास को देखते हुए, लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग मनुष्य हैं तो एक मनुष्य के नाते ये मांग अवश्य कर सकते हैं कि भागवत जी कम से कम इस संकट के समय जो मनुष्यता का परिचय दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अपनी उलझुल बातें बंद रखें, कुछ नहीं कर सकते अपना मुंह बंद रखें। आप देश के काम नहीं आ सकते, कभी आप देश के काम नहीं आए हैं, देश को तो होने में ही आप लोगों की सबकी हिस्सेदारी रही है। लेकिन अगर आप इस संकट के समय भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। देश की जनता को कम से कम आपकी ये कड़वी बातें तो सुनने को नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी मेहरबानी भागवत जी से कुछ नहीं हो सकती है। भागवत जी थोड़ा खामोश रहे ज्यादा अच्छा है। आप देखिए मोदी जी कितने अच्छे आदमी है, फिर मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा कि ऐसे संकट के समय मोदी जी खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मन की बात भी नहीं करते हैं। आप देखिए मोदी जी खामोश है ही नहीं है 20 दिन से, कोई मन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मोदी जी खामोश है, भागवत जी आप भी ऐसी खामोश हो जाइए। जनता समझ रही है कि आपकी सरकार बुरी तरीके से नाकारा साबित हुई है। जनता के ऊपर ये संकट आपकी सरकार का लाया हुआ है, आपकी सरकार निकम्मी साबित हुई है। मतलब इससे ज्यादा गंदे शब्दों में बोल भी नहीं सकता हूं, संसदीय शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और संसदीय शब्दों को मैं आ नहीं सकता एक पत्रकार होने के नाते। एक आम नागरिक होता तो मैं ज्यादा भद्दे शब्द बोल सकता था, जो मुझको आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक मर्यादा है पत्रकार होने के नाते, इसलिए मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए भागवत जी से विनम्र निवेदन है कि कम से कम थोड़ा सा मनुष्यता का परिचय दे दीजिए, अपनी वाणी को विराम दीजिए। देश के ऊपर बड़ा उपकार होगा, बड़ा आपका देश के ऊपर जो है वो उपकार होगा। भागवत जी थोड़ा माफ कीजिए, एहसान कीजिए कह सकते हैं, है ना जी। ऐसा जी हाँ, खैर एक सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा साधना जी आपसे। अभी इस महामारी के दौर में बहुत ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं और सुनकर के कई बार हंसी भी आती है। एक बयान आया त्रिवेंद्र सिंह रावत का, आप सुनी भी होंगी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और कोरोना वायरस को उन्होंने एक जीव कहा कि ये जीव है और इस बेचारे को भी जीने का हक है। और इस महामारी में जब वैक्सीन को ला करके और उसे हम मारने की कोशिश कर रहे थे तो वो और भी मजबूत होकर के बाहर प्रकट हो गया है, बाहर आया है, और हमको उससे दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन जीने का हक है। देखिए एक कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। ऐसे देखें तो हाँ, हर जीव को जीने का हक तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले 7 साल में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं साधना जी, जैसे लिंचिंग की घटनाएं उसमें बहुत तेजी से बढ़ी पिछले 7 साल में, हमने देखा है। वो भी जो लोग मारे गए उसमें उस दौरान वो भी तो जीव ही थे, और उसमें भी इंसान। जीवों में सबसे सर्वोपरि सबसे ऊपर माना जाता है इंसान, जिसे समझने की जिसमें क्षमता होती है, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, जिसमें अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता होती है। इंसान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इसलिए जीवों का जीव सबसे ऊपर सर्वोपरि माना गया है। लेकिन जब आप इन सब चीजों को देखते हैं और एक तरफ दूसरे इनके जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे जो अभी हैं, उन्होंने कहा था कि जो गंगा नदी में जब कुंभ करा रहे थे, आपको याद होगा, तो कुंभ में ये जो वायरस है, मतलब कोरोना जो है, वो तो गंगा के पानी से वो बह जाता है। अजीबोगरीब ऐसे ही तथागत राय हैं, उनका बयान, चाहे जगदीप धनखड़ का बयान, ऐसे बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं साधना जी, जिसे सुन करके बहुत ही हास्यास्पद लगते हैं हम लोगों को। एक पत्रकार होने के नाते कई लोगों को वो बातें बहुत अच्छी लगती होंगी, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, उनको लगता होगा कि उनके आका जो हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके देवता हैं, वो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि एक विपक्ष की मजबूत पार्टी होने के नाते, और खासकर उत्तराखंड में तो आप ही 2
पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है। क्या आप लोग किसी ऐसे एक्शन की उसमें हैं, प्लानिंग में हैं? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है, इसलिए ये सवाल मैं कर रहा हूं। उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ये 3 प्रमुख राज्य हैं। गोवा में भी चुनाव है, मणिपुर में भी चुनाव है और 6 महीने बाद ही चुनाव है। अगर परिस्थितियां ठीक रही तो चुनाव ये करवाएंगे ही करवाएंगे, ये भी साफ नजर आ रहा है। जब इस विपत्ति काल में जब आप चुनाव करवा लिए तो अगर अच्छी हो गई स्थिति तो चुनाव करवाएंगे ही। ऐसे में इन लोगों को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई रणनीति, कुछ काम, कुछ ऐसे विचार, कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, जो बातें हम लोग करते हैं वो बातें आप लोगों के मुंह से आनी चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, साधना जी माफ करें लेकिन बता रहा हूं, बोल रहा हूं कि तत्काल काउंटर नजर नहीं आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। या हो सकता है, मैं ये नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग करते भी हों और मीडिया का जो बहुत बड़ा तबका है जो आप लोगों की बातों को आम जन तक पहुंचाता नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी बात, चूंकि इस मंच पे काफी लोग जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं, मैं आपकी बात रखना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि ऐसे फालतू के जो विचार पेश किए जाते हैं, जिसमें एक मोहन भागवत की जो अनलिमिटेड पॉजिटिविटी की बात थी, और जैसे हम ये यहां देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो जीव है और इससे हम बच के रहें, लेकिन इसे भी जीने का अधिकार है, इस तरह की बातें रख करके फिर आप इतना ही नहीं, आप ये भी कहते हैं कि गाय जो है वो सांस लेती है ऑक्सीजन और छोड़ती भी ऑक्सीजन, इसलिए उसके साथ में रहें। बहुत ही अजीबोगरीब बातें आती हैं। ये एक ऐसी चीज, इसलिए बहुत ही गंभीर बात कर रहा हूं। हो सकता है कि थोड़ा मेरा सवाल बड़ा हो रहा है, आपको टाइम लग रहा होगा सुनने में भी, लेकिन बात ऐसी है कि ये गांव गांव तक आप अपनी बात को इस ढंग से जो पहुंचाते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसे, ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं अफवाह का रूप है। जिस देश में आप याद कीजिए कि आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले गणेश जी को दूध पिला दिया गया था, पोस्टर पे भी दूध पिलाए जा रहे थे, विदेशों में भी दूध पिलाए जा रहे थे। आप याद कीजिए, उस समय तो आप बहुत छोटी रही होंगी, पैदा हुई होंगी उस समय, शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी। लेकिन साधना जी, इस देश में इस अफवाह को रोकने का काम भी होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट के रूप में आ जाता है और इसी की परिणति हम देख रहे हैं। लिंचिंग जो बात मैं कह रहा था, वो तमाम बातें हुई हैं। ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा ऐसी चीजों पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है आदरणीय राजीव जी, हास्यास्पद तो है ही, साथ ही साथ ये शर्मनाक है। क्योंकि अभी जैसा कि आपने बताया, परसों की घटना का जो आपने जिक्र किया, तो मैं तो आपके हौसले और जज्बे को सलाम करती हूं। आज परसों की घटना, उसके बाद आप आज यहाँ पर आकर करा रहे हैं, कल भी आपने चर्चा कराई होगी, तो सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं। और आज कांग्रेस ने भी अपने एक नेता को खोया, राजीव सातव जी को, और मुझे लगता है कि जो परिवार अपने एक भी सदस्य को खोता है और जब वो इस तरह के बयानबाजी को सुनेगा तो वो आवेशित हो उठेगा। वो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत बेकार होगी इनके लिए। क्योंकि आज की ये दशा और दिशा क्या है, आज पॉजिटिविटी का, आप अनलिमिटेड पॉजिटिविटी कितना भी कैंपेन चला लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल लोग पॉजिटिव के नाम से डर रहे हैं। तो रिपोर्ट नेगेटिव है तभी मन को सुकून होता है, तो एक तरह से पॉजिटिविटी रहना जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव ही रहे उतना ही अच्छा है। तो जो आप पॉजिटिविटी अनलिमिटेड चला रहे हैं और आप जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कोरोना भी एक जीव है, तो क्या इंसान एक जीव नहीं है? और इंसान तो सबसे बड़ा जीव है, और इसके लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कीजिए। तो मुझे लगता है जो आपने बात की कि हम उठाने का काम नहीं करते, देखिए समय समय पर हमारी तरफ से बातें की जाती हैं, हम स्पीकअप भी चलाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक मीडिया का तबका वो है जो मोदी जी के कहने पर कोरोना का धर्म तय करा रहा था, तबलीगी जमात को इसका जिम्मेदार बता रहा था। तो मुझे लगता है कि वही मीडिया का तबका है जो हमारी बातों को सबसे ऊपर नहीं दिखाना चाहता, जो सही भी है उसको भी छिपा के रखना चाहता है, और मोदी जी की जो एक इमेज है वो खराब ना हो, उसको साफ सुथरा करने में भी मीडिया कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो आप पॉजिटिविटी के लिए आगे काम कीजिए, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए एक पैमाना होना चाहिए। आप दवाइयों की आपूर्ति करा दीजिए, आप ऑक्सीजन की आपूर्ति करा दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, परंतु इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। नाइट्रोजन को ले जाया जा सकता है, ये मालूम है हमें, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ले जाई जा सकती है, मगर अप्रैल के अंदर इन्होंने संशोधन किया, उसमें अमेंडमेंट किया कि हाँ अब नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी ले जाई जाएगी। तो क्या इसकी जरूरत पहले नहीं थी? थी बिल्कुल, लेकिन सरकार की छोटी छोटी बातें। अब दूसरी बात आपने कही चुनाव की बात, चुनाव आने वाले हैं, तो हम ये सोचे
कि ये चुनाव रद्द हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पहले भी कहा था कि भाई चुनाव कराने का सही समय नहीं है। इन्होंने नहीं सुना। हमने रैलियां रद्द की जब अपनी बंगाल में, तो हमने आह्वान किया, आदरणीय ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि आप एक चरण में चुनाव करा लीजिए, अंत के जो 3 चरण बचे उनको एक चरण में करा लीजिए। चुनाव आयोग ने नहीं सुना। मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि चुनाव आयोग पर अगर एक हत्या का मुकदमा भी चलाया जाए तो वो गलत नहीं होगा। कारण ये था कि बंगाल के अंदर E484K एक वेरिएंट है कोरोना का, जिसके सबसे ज्यादा अधिक पेशेंट वहां पाए गए, और इस वेरिएंट के अंदर ब्लड प्लाज्मा भी कई बार काम नहीं करता, उसको भी ये चकमा दे देता है। रोज नए वेरिएंट्स, नए स्ट्रेन्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार की तैयारी क्या है, इस पर ध्यान देने की बजाय ये सरकार, यही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो आप जीन्स पर लड़कियों की तानाकशी करने का काम करते हैं, आप एक कमेंट करने का काम करते हैं, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और जब कोरोना से आज देश ग्रसित है, जहां कोरोना महामारी बनकर सामने आया है, और जिस पर मोदी जी ने मन की बात में ये कहा था पिछले साल ही कि अभी हमें तो विजय प्राप्त हो गई है और हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, और कहां है सुनामी बताइए, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि सुनामी आएगी और उनका कहना सच निकला, और हमने कहा था आप तैयारी कर लीजिए, आपने तैयारी नहीं की। वैक्सीन आप लेकर आए तो हमने कहा इस वैक्सीन के अंदर लोगों की विश्वास जगे, इसलिए सबसे पहले आप टीका लीजिए, तो टीका लिया, बाद में लिया, उसमें भी आपने आसामी गमछा डाला। आप आसामी गमछा डालते उससे दिक्कत नहीं थी, साथ में तिरंगा गमछा भी डालते ना गले में, तो लगता कि आप हिंदुस्तान को आप एक मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आप चुनावी चालीसा पढ़ रहे थे, और चुनाव चालीसा पढ़ते हुए आपने वो एक पब्लिसिटी स्टंट करने का काम किया, तो हमने उस पर प्रश्न उठाए। तो हमारा क्रम प्रश्न उठाना है, उसे उठाते रहेंगे, जनता की आवाज बुलंद करना है, उसको भी करते रहेंगे। शर्मनाक ये है कि ये सरकार ना तो कोई अच्छा कदम उठाना चाहती है, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जो मानवता का काम कर रहे हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई की अर्धाली है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित से बढ़कर संसार में और दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरे के हित के लिए सोचने से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। अब आप कहेंगे रामदेव जी अगर समाज सेवा कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो कोरोनिल बेच के एक अखबार की रिपोर्ट थी 250 करोड़ रुपए कमा लिए, और अब और कोरोनिल बनाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बिजनेसमैन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बैठे बाबा रामदेव बाजार में और लिए दुकान सजाए कि काला धन गया भाड़ में, अब बस तेल साबुन बिक जाए। तो ये तेल साबुन बेचने की दुकान लगाए बैठे हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति बन गए हैं, कोई बाबा थोड़ी ना है, ये तो व्यापारी बाबा है, जिन्हें की जनता की समस्याओं से, काले धन से कभी कोई ना लेना देना था, ना लेना देना है। इन्हें अपने बिजनेस से लेना है, अडानी अंबानी को इस सरकार को फायदा पहुंचाना है, सरकार उसके बदले में उन्हें पैसा देने का काम करती है, उनके हजारों करोड़ के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जनता को 2000 रुपए भी अगर देंगे तो उसके लिए प्रेस वार्ता करेंगे, उसके लिए बातें बनाने का काम करेंगे। मगर आज की जरूरत है कि मजदूरों को, गरीबों को, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास कहीं ना कहीं एक शील्ड नहीं है कोरोना से बचने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाए। और गांव-गांव में जो पैर पसार रहा है, मैं बार बार कह रही हूं, मैं भी गांव में हूं, और यहाँ भी कोरोना से बहुत भयावह स्थिति है, लोगों को बेड मुहैया नहीं हो रहे। आदरणीय राजीव जी, हम बहुत पशोपेश में पड़ जाते हैं, हम बहुत कहीं ना कहीं दिमाग, सर में दर्द हो जाता है, फोन लगातार आते हैं कि बेड्स की व्यवस्था करा दीजिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, कोई एम्बुलेंस वाला 25,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है। एम्बुलेंस है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन मिल जाती है तो बेड्स की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि आज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हें कोरोना के जीव को अगर बचाना है तो बचाएं, लेकिन उससे पहले इनकी प्राथमिकता जो इंसान रूपी जीव इस पृथ्वी पर है, जो कोरोना से ग्रसित है, जिनकी इंसानों की मुक्ति के लिए इन्हें खुशी हो रही है, तो मुझे लगता है कि कोरोना को मुक्त कर दीजिए तो कोरोना को भी खुशी हो जाएगी कि वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो इंसानों की मौत का कारण है। वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता का विषय है, और नकारात्मकता जैसे जैसे दूर होगी तो सकारात्मकता अपने आप आने लगेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मौतें तांडव कर रही हैं, शमशान धू धू करके जल रहे हैं, लोगों के पास लकड़ियां नहीं है, लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कराने का काम सरकार करे ना, तो अपने आप सकारात्मकता का संचार शुरू हो जाएगा। हम भी सकारात्मक हो जाएंगे, आप भी सकारात्मक हो जाएंगे, जनता सकारात्मक हो जाएगी। लेकिन आज
सकारात्मकता पर प्रवचन देने का मुझे नहीं लगता आदरणीय राजीव जी ये समय है। ये समय लड़ाई लड़ने का साथ मिलकर है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। और आपने जो बात की कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग, अरे ये आरएसएस वाले, इन कच्छाधारियों का काम यही रहा है कि फूट डालो और शासन करो। इन कच्छाधारियों का यही काम रहा है कि जिसकी बात खुद करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, तिरंगा नहीं फहराते, देशभक्ति की बात करते हैं तो गॉडसे को देशभक्त बताने वाले लोग क्या सच में देशभक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इनकी बात क्या सुने। और अगर मैं तो बार बार बोल रही हूँ ना, अगर लापरवाही सरकार को बता रहे हैं तो मोदी जी के तो आका हैं, भाजपा के आका हैं, कच्छाधारियों के मुखिया हैं, तो फिर तो माफी मांग लेनी चाहिए मोदी जी को देश की जनता से। और माफी मांगे आकर मोदी जी, देश की जनता से माफी मांगे चुनावोत्सव कराने के लिए, कुंभोत्सव कराने के लिए, माफी मांगे आईपीएल कराने के लिए, माफी मांगे ये 13,000 करोड़ रुपए का मोदी महल बनवाने का काम अभी भी लगातार चल रहा है, माफी मांगे कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट उस समय पर किया इन्होंने शुरुआत की घोषणा जबकि कोरोना ने फिर से एक बार कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। तो इसको रद्द कीजिए और जनता की जो मांग है, जनता की जो आवाज है उसको सुनने का काम कीजिए। गूंगी बहरी सरकार में कह रहे थे कि हम कहानियां सुनते थे कि एक राजा था जो बड़ा निर्दयी था, जो किसी की नहीं सुनता था। तो हमने भी बचपन में, मेरी दादी भी कहानी सुनाती रहती हैं और मुझे लगता है कि एक कहानी हमने सुनी थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मुझे लगता है ये उस कहानी को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंधेर नगरी और चौपट राजा हो गए हैं। हमारी ये देश रूपी नगरी को पूरा अंधेरे में ग्रसित कर दिया है इन्होंने और इस अंधकार को मिटाना है। तो सकारात्मकता जरूरी है, लेकिन सकारात्मकता के लिए जो जरूरी कदम है पहले वो उठाने जरूरी है, उसके बाद ही सकारात्मकता का संचार और सृजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तब कीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो समय है। जी साधना जी, बहुत सारे साथी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और लगातार अपने कमेंट लिखते रहे। शानू उल्लाह, फिर मदीना का मुसाफिर, सीमा खातून, दीपक वाजपेयी, कुमार सिन्हा, नारायण पाटिल, असलम चिश्ती, फिर DRJ वासी, फिर इस्लाम अली, फिर अशोक सांगवान लिख रहे हैं कि आज हरियाणा हिसार में 4 किसानों को गोलियां मार दी गई हैं, मार दी पुलिस ने हिसार में। खट्टर ने आदेश दिया था। किसान भी प्राणी हैं। आपके पिताश्री की आत्मा को शांति दुआएं। बहुत सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत धन्यवाद। और साथ साथ ये जो आपने अशोक सांगवान जी जो हरियाणा हिसार की बात आपने कही है, इस पे जरूर हम लोग चर्चा करेंगे और जल्द ही चर्चा करेंगे इस पे भी। ये दुखद है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आफसा खान हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार। राहुल गांधी जिंदाबाद हैंडल है जो सऊदी अरबिया से शमीम अंसारी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। तस्लीम खान हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि साधना भारती दीदी हमारे बालाघाट MP की हैं, आपने आमंत्रित किया, शुक्रिया साहब। तस्लीम खान भी शायद बालाघाट से ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि साधना भारती दीदी जो हैं वो हमारे बालाघाट से ही हैं। तो साधना जी आपके बालाघाट के ही तस्लीम खान सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, हमको। मोहम्मद तफसील आलम भी हमारे साथ हैं, परवेज अहमद हमारे साथ, वरुण दत्त स्वामी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिर उसके अलावा असलम कह रहे हैं कि बीजेपी का नारा सच साबित हो गया। आज सच में हिंदू खतरे में आ गए हैं। नदियों में हिंदू बहाए जा रहे हैं और राज्य में हिंदुओं के पहरेदार ये मानने से मना कर रहे हैं कि ये हिंदू हमारे हैं। राहुल मोहदेप्पो भी हमारे साथ हैं, यूनिस भी हमारे साथ में हैं, मंगलुरु गोंड भी हमारे, राजेश पाटिल भी हैं, साथ में लाल मोहन सिंह हैं जो कह रहे हैं बीजेपी मोदी गद्दी छोड़ो। उपेंद्र पंडित बीजेपी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। फिर जय रंजन पडिक्कल कह रहे हैं हटाओ इस सरकार को, कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी जुमला अनलिमिटेड कह रहे हैं, जैसे पॉजिटिविटी अनलिमिटेड उसी तरह ये जुमला अनलिमिटेड कह रहे हैं। उपेंद्र पंडित भी हैं, विकास कुमार सिंह हैं, संजय प्रसाद हैं, मुकेश सेन हैं, बद्री विशाल हैं जो कह रहे हैं कि गंगा मैया से शिकायत करनी पड़ेगी कि आपका बेटा ये क्या कर रहा है, देश की जनता को क्यों अपनी गलत नीतियों से मार रहा है, बद्री विशाल का कहना है। संजय प्रसाद भी हैं हमारे साथ में, राजेश पाटिल रिजाइन मोदी हैशटैग चला रहे हैं, लिख रहे हैं वो। फिर विनोद कुमार हैं, शैडो ऑफ गॉड हैं, अर्जुन बिंद
अंजलि कुशवाहा मोदी सबसे ज्यादा फेंकू बेटा हैं कह रहे हैं। फिर अशोक सांगवान कह रहे हैं अब जनता याद कर रही है कि श्री मनमोहन सिंह जी ने को वे एक महान अर्थशास्त्र के जानकार और सच्चे नेता हैं। लाल मोहन सिंह बेशर्म सरकार मोदी सरकार कह रहे हैं। तो जायद बरभूया सर आसाम के बारे में 15 से 20 मिनट बात कीजिए कह रहे हैं। आसाम के बारे में बात करेंगे। आसाम से हमें सुन रहे हैं शानुल्लाह हैं, फिर डॉक्टर के कुरैशी हमारे साथ में, योगी चौधरी, साधना जी आपने बीजेपी का बैंड बजा दिया लिख रहे हैं, फिर विनायक मुजुमदार हैं, फिर कह रहे हैं जिनको लगता है कि इस जानलेवा वायरस को जीने का अधिकार है वो खुद क्यों नहीं पाल लेते हैं इसको खुद के और परिवार जनों के फेफड़ों में। तो देखिए सबके अपने विचार और बहुत ही सटीक कई विचार होते हैं और पढ़ना रखना आप लोगों के बीच जरूरी होता है। राजेश सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी इज नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। शकील अहमद देश अहम है कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी लिख रहे हैं। फिर सऊदी अरबिया से समीम अंसारी लगातार कह रहे हैं कि समीम अंसारी राजीव जी मैं भी अपने अब्बू को खोया, बहुत दुख होता है ये बातें सुन करके, और अगर आप मतलब आपके अब्बू के लिए भी हमारी तरफ से हर तरह से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मोहम्मद तफसील आलम भी हैं, मैं बोल रहे हैं मैं पार्लियामेंट में काम कर रहा हूं, कोई भी नहीं है। ये पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं वहाँ कोई भी नहीं है कह रहे हैं। रवि शंकर मिश्रा हैं कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने चले थे, बताने लगे 10 लाख 1 करोड़ माफ करें 10 करोड़ वैक्सीन हमें दान किया, 5.5 करोड़ वैक्सीन सिर्फ व्यापार के अंतर्गत दिए, और कंपनी और जिन लोगों को कंपनी का मटेरियल विदेश में कुल मिलाकर के जो विदेश क्यों भेजा की बात ये कर रहे हैं। लकी भी हमारे साथ, असलम भी, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार ये लोग अपने कमेंट कर रहे हैं। वीएस पढ़ते हैं, सहरोज भी हैं, हिटलर की आत्मा बोतल से बाहर आ गई है लिख रहे हैं। देवेन भी मैडम अच्छी बात कर रही है कह रहे हैं। फिर विद्युत माल्ला भी हमारे साथ, जीवन राम भी, प्रवीण कुमार भी, मुकेश सेन, नूर मोहम्मद, असलम चिश्ती, सलमान राजपूत, पोषक, इंद्रेश शाह, तमाम साथियों आप लोग कमेंट करते रहे, लिखते रहे। फिर राजेश सिंह भी हमारे साथ, संजय प्रसाद भी, हितेश वाना भी हमारे साथ में, हितेश वानिका, बहुत सारे साथी हमारे साथ लगातार बने रहे, जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों ये वक्त अब हो गया है कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें और आप लोगों से विदा लें। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी साधना भारती जी जो सीधे मध्य प्रदेश के बालाघाट से हमारे साथ जुड़ी रही और अपने व्यस्त कार्यक्रम में बीमारी से भी ये भी उठी हैं और इनके पिताजी भी पिछले दिनों लगातार कोरोना से जूझते रहे हैं और ये भी काफ़ी परेशानियों से गुजरी हैं। साधना जी कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और आपने साधना जी इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला। लगभग 1.5 घंटा आप हमारे साथ बैठी रही, बनी रही और तमाम बातों पे खुलकर आपने चर्चा किया। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका भी। अमलेंदु जी हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं और लगातार अपनी बीमारी में भी, इस वक्त भी अमलेंदु जी पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन बीमारी में भी अपनी सेवाएं देते हैं, लोगों के बीच आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो आपको भी अमलेंदु जी बहुत धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम साथियों का जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जो नहीं भी कमेंट करते हैं लेकिन हमारे विचारों से इत्तेफाक रखते हैं, विचारों से इत्तेफाक रखें न रखें लेकिन हमें सुनते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और हम लोगों के साथ रोज शाम जुड़ते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप लोग बने रहे लगातार। इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने साथियों के बीच, अपने परिजनों के बीच जरूर इसे शेयर कीजिए और कल शाम फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव, जुड़े रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रमों के साथ। आज हमारा वीकली प्रोग्राम घूमता हुआ आईना भी होता है तो उसे भी जरूर देखिए और सराहिए, देखिए।
देखिए, अगर पसंद आए तो जरूर आपकी सराहना, आपके कमेंट्स उसमें भी चाहिए। और योगी चौधरी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत सारे साथी जुड़े रहे, प्रशांत सिंह भी, परवेज अहमद भी, असलम भी, तस्लीम भी, तमाम साथी, राजेश सिंह भी। तो अब सबसे विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेता हूं, नमस्कार।